हेलो प्यूपिल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग इस लेक्चर में ये आईपीसीसी ओल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेपर नंबर 7 का चैप्टर नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं। इन लेक्चर्स की सीरीज में मैंने चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ा दिया, पूरा स्टडी मैट से ए टू जेड मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, May 21 एग्जाम आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट है, तो पूरा का पूरा स्टडी मैट उठा के रख दो। अपने को इतने तरीके से पढ़ना है, ये अपना लास्ट अटेम्प्ट है। सीरियस तरीके से हमको सारी सारी की चीज़ें पढ़ना है। ठीक है सर, तो इस वीडियो में मैंने चैप्टर को, इन लेक्चर्स में मैंने क्या किया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इस लेक्चर में करेंगे, सेकंड पार्ट सेकंड लेक्चर में, और थर्ड पार्ट थर्ड लेक्चर में। ठीक है, और इससे पहले मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 3, अगर वो जाके नहीं देखा है तो वो जाके पहले चैप्टर नंबर 3 कवर करो, पूरा स्टडी मैट पढ़ा दिया। ठीक है, नहीं पढ़ा तो वो जाके पढ़ो। उसके बाद अपन लोग स्विच करते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। ठीक है सर, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए वीडियो हम लोग देखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए, एक मोटिवेशन थॉट, उसके साथ हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। एक छोटा सा पॉजिटिव थॉट आपका पूरा दिन बदल सकता है। एक और थॉट सुनिए, गुड और बैड डे, इट्स योर मॉर्निंग डिसीजन। आपका दिन अच्छा होगा या बुरा होगा, ये आप सुबह तय कर लेते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ते रहो, और हमें इस बार ईपीसीसी क्लियर करना है। लास्ट अटेम्प्ट है, आईटीएसएम के कारण हम लोग अटकते हैं, तो मैं आपको आईटी इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा, पूरा स्टडी मेट हम लोग पढ़ लेंगे कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अपना अपना स्टडी मेट उठा लो और पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है सर, ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी कोई पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंट्रोडक्शन भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, और आगे बढ़ते हैं, ये भी चीज़ें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, हम आते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? कोई भी सिस्टम जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उसको कहते हैं अपन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है सर, इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है, नवंबर 17 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, नवंबर 17 में क्वेश्चन आया हुआ था कि इंफॉर्मेशन और डाटा के बीचों बीच डिफरेंसेस बताओ। तो सबसे पहले समझो, डाटा का मतलब क्या होता है? रॉ चीज़ें, कोई नंबर हुआ, कोई स्टेटमेंट हुआ, कोई मेजरमेंट हुआ, उसको बोलते हैं डाटा। जब डाटा को प्रोसेस करके, मतलब 10 जगह से हमने कोई डाटा ले रखा हुआ है, तो उसको, उसका जो हम एक निचोड़ निकालेंगे, वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बनेगी। सपोज करो हमने सर्वे किया पूरे इंडिया में। ठीक है, कोई भी सर्वे चल रहा है, घर घर जाके पूरा डाटा कलेक्ट किए और उसको प्रोसेस करके रिलीवेंट चीज़ों को हटा के, रिलीवेंट चीज़ों को रख के, उन चीज़ों का जब हम निचोड़ निकाल देंगे, उसको बोलते हैं अपन इन्फॉर्मेशन। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उसका एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 मार्क में आया हुआ था। ठीक है, तो अपने को ऐसे लिखना है डाटा, और नीचे लिखना है इन्फॉर्मेशन, दोनों में डिफरेंसेस अपने को ऐसे समझाना है। क्या बोला गया है? डाटा इज अ रॉ फैक्ट, ये कोई भी रॉ फैक्ट हो सकता है, एंड कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ नंबर। राइटिंग थोड़ी सी इधर उधर जा रही है, बट आप उठा के अच्छे से लिख लो, मैं आपको लिखा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, आप लिख लो। डाटा इज अ रॉ फैक्ट एंड कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ नंबर, नंबर के फॉर्म में हो सकता है, और स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, डाटा और मेजरमेंट, यहाँ पे लिख सकते हो नंबर और नंबर। ठीक है, उसको बोल सकते हैं अपन डाटा, कोई भी रैंडम डाटा। ठीक है, अब दूसरी चीज होती है इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस। इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, बनती है, कोई प्रोसेस से बनती है। ठीक है, कैसे बनती है? प्रोसेस इंक्लूड क्या करेगा?
कलेक्शन ऑफ डाटा एंड ट्रांसफॉर्म इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इतना सा सिंपल सा था। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। डाटा है, ठीक है सर, ये डाटा है, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन। सिंपल, ठीक है सर। चलिए सर, अपन अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैं क्या लेता हूँ, कोई बंदा बिग बाजार गया या फिर कोई भी शोरूम पे गया, तो अब वहां पे आपने डाटा दिया, क्या दिया, आपसे पूछा गया आप सर आपको क्या पहनना पसंद है। एक बंदे ने बोला मेरे को टी शर्ट्स पहनना पसंद है। ठीक है, ऐसे इन लोगों ने 10 लोगों से पूछा। सेकंड बंदे ने, थर्ड, फोर्थ, चलो 5 लोगों का ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे बंदे ने बोला शर्ट्स पहनना। तीसरे ने बोला शर्ट्स पहनना। चौथे ने भी बोल दिया शर्ट्स पहनना। और पांचवें बंदे ने बोला नहीं मेरे को टी शर्ट्स पहनना पसंद है। ठीक है सर, ओके। तो ये क्या था, हमने डाटा लिया। आप बिग बाजार में खड़े हो, रिलायंस स्टैंड पे खड़े हो, कहीं भी खड़े हो यार, कपड़े के शोरूम पे खड़े हो, सिंपल सा मैटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डाटा आ चुका है। अब इसको हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अपन सबसे ज़्यादा देखेंगे कि सबसे ज़्यादा चीज़ क्या, कौन पहनना क्या पसंद कर रहा है। एक बंदा बोला टी शर्ट, दो बंदे बोले टी शर्ट, ठीक है। बाकी के एक दो तीन तीन बंदों ने क्या बोला, शर्ट पहनना पसंद है। तो हम ये डाटा हमारा यहाँ पे प्रोसेस होगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या बनेगी, भाई सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, शर्ट। लोगों को सबसे ज़्यादा शर्ट्स पहनना पसंद है, ठीक है। तो ये जो डाटा था इसको हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके हमने इन्फॉर्मेशन बनी क्या, शर्ट्स। शर्ट हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होगा। हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट्स को मैन्युफैक्चर कराएंगे, हमारे शोरूम में शर्ट्स लेके आएंगे, ठीक है। शर्ट्स का ज़्यादा कलेक्शन रखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डाटा, यहाँ पे प्रोसेस हुआ। प्रोसेस क्या हुआ कि भैया शर्ट पसंद है कि टी शर्ट्स पसंद है। तो यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद हमें पता पड़ा कि शर्ट्स ज़्यादा पसंद है, ठीक है सर। ये था डाटा, प्रोसेस एंड इन्फॉर्मेशन, इन तीनों का थोड़ा सा निचोड़ ये अपन ने निकाल दिया। बस इतना लिखो, आपका काम हो जाएगा। फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम से। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है। तो चलिए सर, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखते हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो इसकी मीनिंग करके लिख देना। मीनिंग क्या लिखना है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग डिसीजन मेकिंग, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। कोई भी सिस्टम जो हमें मदद करता है क्या लेने में, डिसीजन लेने में, तो उसको बोलते हैं अपन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है सर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, क्या भाई, बहुत सारा डाटा अपने पास आ गया। अब हमारा जो सिस्टम है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये जो हमारा सिस्टम है, यहाँ पे अपन प्रोसेस कौन करेगा, अब ये हमारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस करेगा। यहाँ पे अपन ने लगा दिया क्या, कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कंप्यूटर प्रोसेस करेगा ये, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जो सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेस करके देगा कि भाई टी शर्ट्स लोगों को पसंद है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या कर कौन करेगा, कंप्यूटर, इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे सेम हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एनी सिस्टम, सिस्टम which helps in decision making is called information system। सिंपल सी मीनिंग है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे आ रहा है। कंपोनेंट्स अभी बाद में देखेंगे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की अपने को मीनिंग लिख देना है। क्या लिखना है, एनी सिस्टम विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी सिस्टम डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। बस बात खत्म। अब आगे क्या लिखना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ people, hardware, software, communication devices, network and data resources that processes data and information for specific purpose। अब समझो, मीनिंग के बाद अपने को यही चीज लिखनी है। क्या बोल रहा है कि भैया जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, मतलब कंप्यूटर का डब्बा मान लो, कोई भी सिस्टम है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर क्या होगा, पीपल्स होगा। पीपल इंक्लूड करना पड़ेगा। पीपल बोले तो यूजर, जो बंदे, अभी जो टी शर्ट्स, जो अपने 5 लोगों को उठाया था, किसी ने टी शर्ट बोला, किसी ने शर्ट बोला, ठीक है। जो बंदे हैं पीपल, जो, और दूसरी चीज जो पीपल
कंप्यूटर को चलाएंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम को चलाएंगे, वो वाले पीपल इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। हार्डवेयर बोले तो सीपीयू का डब्बा, सॉफ्टवेयर बोले तो भाई सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। और कम्युनिकेशन की डिवाइसेस, ठीक है। और नेटवर्क, इंटरनेट वगैरह, और डाटा का रिसोर्सेज, डाटा रिसोर्सेज हमारे 5 बंदे जो हमने बताया हुआ था, ठीक है। जो कि प्रोसेस करेंगे, क्या प्रोसेस करेंगे, डाटा को एंड इन्फॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। हमारा स्पेसिफिक पर्पस होगा कि हमें डिसीजन चाहिए, क्या चाहिए अपने को, डिसीजन चाहिए, तो ये भी अपने को लाइन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में लिखना है, ठीक है सर। Information system is a combination of people, hardware, software, communication devices, network and data resources that process करेंगे, क्या प्रोसेस करेंगे, डाटा को एंड इन्फॉर्मेशन को भी प्रोसेस किया जाएगा, डाटा को प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस क्या होगा, हमको डिसीजन लेना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया। अब कंपोनेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं कंपोनेंट्स, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी पूछा जा सकता है कि भैया कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बताओ, या फिर कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बताओ, क्या बोले, क्वेश्चन रिपीट करो, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर कंपोनेंट्स ऑफ CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, हार्डवेयर, 5 होंगे इसके, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर एंड पीपल, इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से 5 कंपोनेंट इसके, इंफॉर्मेशन सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड्स होती हैं। हार्डवेयर होगा एक, तो बोले तो सीपीयू का डब्बा, सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर बोले तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डाटा होगा, किसको प्रोसेस करोगे, डाटा होगा जब भी तो प्रोसेस होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, प्रोसीजर्स लगाई जाएंगी, डाटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। लास्टली पीपल, पीपल का मतलब जो उस सिस्टम को चलाएगा, यूजर, सिंपल सा। अब हार्डवेयर के अंदर क्या लिखना है अपने को, हार्डवेयर में लिखना है अपने को, इट इंक्लूड्स इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। क्या लिखना है अपने को, इट इंक्लूड्स इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेस डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। ये डिवाइसेस हार्डवेयर के अंदर आती है, ठीक है भाई। इनपुट डिवाइस में बोल सकते अपन कीबोर्ड हो गया, लैपटॉप, सॉरी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर मान सकते हैं अपन, ऐसे करके। स्टोरेज डिवाइसेस में अपन मान सकते हैं पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, ऐसे। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सिस्टम लिखना है अपने को, ठीक है। डाटा क्या होगा, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट विच इज कुल डाटा, सिंपल सा, एक लाइन लिख दो बस, बात खत्म। प्रोसीजर बोले तो लॉजिक्स विच कन्वर्ट डाटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कोई डाटा है, रॉ डाटा, उसको प्रोसेस करेंगे जब भी जाके इन्फॉर्मेशन बनेगा, ओके सर, ठीक है। लास्ट वन है पीपल, पीपल में क्या होगा, यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का जो यूज करेगा हम उसको यूजर बोल सकते हैं, ओके सर, ठीक है। जो सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा, जो सिस्टम को चलाएगा, ओके सर। इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोले तो सीपीयू का डब्बे के अंदर जो सिस्टम डला हुआ है वो चलाएगा, हम उसको भी पीपल बोल सकते हैं। और जो यूज करेगा इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, ठीक है। ये हमारे हो गए कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, खत्म। ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको पूरी अपन ने ये लिख दी हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सब ये पढ़ा दिया ये, ठीक है। यहाँ पे अपन ने समराइज्ड वे में लिख लिया, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पन्ना हो चुका है और ये भी हो चुका है, ठीक है। एक हिडन क्वेश्चन है, वो आता है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, आ जाता है। फीचर्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस की फीचर बताओ, बिजनेस की प्रोसेस उसका क्या क्या फ्यूचर फीचर्स होंगे, ठीक है। इट हैज़ अ गोल, बिजनेस जो प्रोसेस उसकी गोल होंगे। इट हैज़ अ स्पेसिफिक इनपुट, उसके कुछ इनपुट्स होंगे, स्पेसिफिक आउटपुट, ठीक है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक बार पढ़ के खत्म करो, रट लेना बैठ के इस चीज़ को। बिजनेस की कोई भी प्रोसेस होती है, सपोज करो बिजनेस हमारा मैनुअल चल रहा है, मैनुअल बोले तो नॉर्मली चल रहा है। अब जैसे अपने को क्या, हमने सिस्टम, हमने हमारे बिजनेसेस को क्या किया, उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम डाल दिया, कोई भी सिस्टम हमने लगा दिया। एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो मेरा एक बिजनेस है, ये मेरा शॉप है, ठीक है। अब मेरा सारा काम क्या होता, मैनुअली होता था, मैं शॉप पे बैठता हूँ, कैश को मेरे को कलेक्ट करना है, इन्वेंट्री मेरे को देखना है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस चल रही हैं, आपने ये क्या बोलते हैं अपन, एडवर्टाइजमेंट में वगैरह में देखा होगा, खाता बुक करके हुई, या फिर बिल इन्वेंट्री, ऐसे करके बहुत सारी एप्लीकेशन है। वो आपको अपना फ़ोन उठाना है, उसमें इन्वेंट्री डालना है, कैश कितना कलेक्ट हुआ, अकाउंट्स मेंटेन करना, सारी चीज़ें हम एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर करने लगे। तो क्या इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, हमने एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम हमारी शॉप में लगा दिया, तो सारी चीज़ें अप टू डेट होती किससे, मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन में सब डाल रहे हैं, कितना गुड्स आया, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना कैश कलेक्टेड हुआ। तो
ये सिस्टम मैंने लगाया। अब इस सिस्टम को लगाने के पीछे का मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे इसके पीछे लगाने से होगा क्या, उसको इन्होंने समझा दिया है कि बिजनेस की जो प्रोसेस है उसका फीचर, उसका उद्देश्य क्या है। मैंने ये जो सिस्टम लगाया हुआ है तो इसके कुछ गोल्स होंगे कि भाई हम क्या करें, सारी चीज़ें हमारी अकाउंटिंग पूरी अच्छे से प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो, उसका एक गोल हो सकता है। उसके कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स होंगे, उसके कुछ आउटपुट्स होंगे कि भैया इन्वेंट्रीज क्या आ रही है, ठीक है, हमारे आउटपुट में क्या सेल हो रही है, सारी चीज़ें प्रॉपर देख सकते हैं। उसके रिसोर्सेज का क्या चीज़ें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इसके फीचर्स हो सकते हैं, सारी चीज़ हम देख सकते हैं। अगर हमने हमारे बिजनेस में कोई भी प्रोसेस लगा दी है, ये बिजनेस था हमारा पूरा शॉप और इसमें हमने ऑनलाइन प्रोसेस लगा दी है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है सर, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अब बिजनेस की जो प्रोसेस हमने लगाई है हैज़ अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड इन सम ऑर्डर। बोले तो कुछ एक्टिविटीज होंगी, सबसे पहले कोई गुड्स हम उसमें एंटर करेंगे कि कुछ गुड्स आया, ठीक है, हमने हमारे सप्लायर को कुछ पेमेंट दिया, उसके बाद कोई सेल होती है, सेल होगी तो क्या होगा, कैश आएगा, ये प्रोसेस प्रोसेस जाएगी सम ऑर्डर, एक ऑर्डर में चीज़ें सीक्वेंस में फ्लो होंगी, ठीक है। उसके बाद बिजनेस की जो प्रोसेस होगी मे अफेक्ट मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। मेरी 10 शॉप्स हैं, एक शॉप नहीं है, मैंने 10 शॉप खोल रखी है, तो मैं पूरी अफेक्ट होंगी। अगर मैंने सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर लिया तो बहुत अच्छे से स्मूथ तरीके से चलेंगी, मेरे को अपना दिमाग ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, सारा मोबाइल फ़ोन पे सारी चीज़ें प्रॉपर मेंटेन रहेंगी, तो ठीक है। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि अफेक्ट करेंगे किस चीज़ को, मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अगर मेरी एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, मेरी बहुत सारी शॉप्स हैं, तो सारी चीज़ों में अफेक्ट होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख दो, ये भले काट दो हॉरिजॉन्टल, ओके। क्रिएट्स अ वैल्यू फॉर सम काइंड फॉर कस्टमर्स। आप सर्विसेज बहुत अच्छी दे सकते हो अपने कस्टमर को, तुरंत बिल बन जाएगा, ठीक है सर। अब जैसे सपोज करो आप मैनुअली आप शॉप पर बैठे हो तो बिल नहीं बनाते हो, डायरेक्टली आप कैश रिसीव करते हो, सेल कर देते हो, बात खत्म। अब जब आप ऑनलाइन शिफ्ट करते हो अपने मोबाइल फोन से मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करोगे तो तुरंत आप बिल बना के दे दोगे। तो बहुत सारी सर्विसेज क्रिएट वैल्यू ऑफ सम काइंड फॉर द कस्टमर, कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करोगे, ठीक है सर। ऐसे करके बहुत सारी सर्विसेज आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो, कस्टमर में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, यहाँ तक लिख दो, इस चीज़ को काट दो, सब कुछ छोटा सा क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है। फीचर्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस के नाम से आए तो डाल देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है सर, ये भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन है, हिडन क्वेश्चन है अपना, क्या बोला गया है, इन ऑर्डर टू इन order to be able to compete successfully in the modern business environment, information system must be able to। information जो सिस्टम है, हमारा कोई भी सिस्टम है, तो सिस्टम हमें हेल्प करता है डिसीजन लेने में, उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज के मॉडर्न ज़माने में इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए आज के ज़माने में, सिंपल। तो उसके 6 पॉइंट्स हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, इट मस्ट हैव अ लार्ज कैपेसिटी। सपोज करो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं पर डे के, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी कैपेसिटी होना चाहिए, बहुत सारे ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड कर सके आज की दुनिया में। तो उसमें पहला यही लिखा गया, हैव अ लार्ज कैपेसिटी फॉर स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी हम उसमें इन्फॉर्मेशन डाल सकें, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड फास्टर ऑफ एक्सेस, हमें उसमें फास्ट एक्सेस मिल जाए, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, हमें डिसीजन लेना है, प्रोवाइड करे सपोर्ट, ठीक है। ग्रांट अ कॉम्पिटिटिव एज, कंपटीशन की इस दुनिया में हमको कंपटीशन दे सके हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को, ओके। एंश्योर करे फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेसिंग, तुरंत और फास्ट और एक्यूरेट क्या हो, प्रोसेसिंग होना चाहिए ऑफ डाटा, एंड मेक इट अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद आता ऑफर करे फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट, तुरंत हमें कहीं हमको एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डाटा सेंड करना है तो तुरंत हम उसको सेंड कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन अक्रॉस दी वैल्यू चेन, ठीक है, हमारी इन्वेंट्री खत्म हो गई तो तुरंत सप्लायर को हम बिल बना के भेज दें, फिर उसको नोटिफिकेशन भेज दें कि भाई हमारा सामान खत्म हो गया, जल्दी से जल्दी भेज। तो ये फास्ट क्या होना चाहिए, फास्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है हमारा, रिड्यूस इन्फॉर्मेशन रिडंडेंसी, बोले तो डुप्लीकेसी कब होना चाहिए, एक ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड ना करे, और रिकॉर्ड कर रहा हो तो हमें नोटिफिकेशन दे कि भाई तुमने ये ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड कर लिया है। सपोज करो सेल की, सपोज करो सेल कर दी, क्या मैंने 100 यूनिट्स, सेम इनवॉइस नंबर डाल दिया, तो वो मेरे को नोटिफिकेशन दे कि भाई आपने इसकी इन्वेंट्री, आपने इसको पहले ही इसमें फीड कर दिया था, फिर से इसको डाल रहे हो, ठीक है। रिडंडेंसी शब्द याद ना हो तो उसमें लिख लेना डुप्लीकेसी, ठीक है। अब 3 F है इसमें, 3 F बोले तो क्या, फास्टर एक्सेस हो, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा फास्ट
और एक्यूरेट प्रोसेसिंग हो, फास्ट प्रोसेस करे, किसी चीज़ का फास्ट कम्युनिकेट करे। 3 F से याद कर सकते हो, 3 F हैं इसमें, ठीक है। फास्ट एक्सेस हो, एक्यूरेट और फास्ट प्रोसेसिंग हो, फास्ट कम्युनिकेशन हो। बाकी के 3 बचे क्या, डिसीजन लेने में हेल्प करे, कंपटीशन प्रोवाइड करने में हेल्प करे, ठीक है, कॉम्पिटिशन टक्कर देने में हेल्प करे, ओके, और रिड्यूस कर इन्फॉर्मेशन की डुप्लीकेसी। ये था छोटा सा क्वेश्चन, ये तैयार हो गया आपका। क्वेश्चन क्या था कि आज के मॉडर्न ज़माने में आजकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे होने चाहिए, ठीक है। आराम से आपके 6 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। हिडन क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपके दिमाग में थोड़े थोड़े डाउट्स क्रिएट हो रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आराम से मैं तरीके से समझाता हूँ। थोड़ी देर लेक्चर देखो, सारी चीज़ें समझ आएंगे, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें हम चीज़ों को समझ जाएंगे। इन इस क्वेश्चन में हम चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले चार्ट पे लेके जाता हूँ। ये हमारा चार्ट है, आईसीआई का ही चार्ट है, ठीक है सर। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो सिस्टम हमें डिसीजन लेने में हेल्प करे, हम उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है सर। अब इसका आप एग्जाम्पल लो, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जाम्पल। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या, सपोज करो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना, इनकम टैक्स कैलकुलेटर, ठीक है सर। इनकम टैक्स कैलकुलेटर, आप अपनी इसमें इनकम डालो, आप अपना डाटा डालो कि मेरी इतनी इनकम है, मेरे पास इतनी डिडक्शन है। ये ऑटोमेटिक हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट करके देता है कि हमारा इनकम टैक्स कितना बना, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे डाटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके हमारा क्या देगा, आउटपुट रिजल्ट देगा, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और एक और एग्जांपल लो, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ टैली। टैली सॉफ्टवेयर आप चलाते हो, टैली में आप एंट्रीज डालते हो, ठीक है, वो आपको पूरी की पूरी बैलेंस शीट बना के दे देता है, आपकी पूरी रिपोर्ट बना के दे देता है, ओके सर। ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं, सिस्टम्स आते हैं, जो हमें डिसीजन लेने में काम करता है। सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। अब क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो होते हैं अलग अलग लेवल पर यूज होते हैं, ठीक है। अब पहला कौन सा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे 4 है। स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट बोले तो टॉप मैनेजमेंट लेवल हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। टॉप में कौन बैठा होता है, टॉप मैनेजमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ सीनियर मैनेजमेंट बैठे होते हैं, सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, ठीक है। अब ये सीईओ सीएफओ क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस लेते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चलना है, रन करना है कि बंद करना है, अगर ये प्रॉफिट दे रही है तो इसको चलाओ, लॉस दे रही है तो मत चलाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेना है, ठीक है सर। और क्या करना है कि हमारे 5 ईयर ऑपरेटिंग प्लान की, भैया 5 साल में हमारा हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट देगा नहीं देगा, बजट बनाना है, ठीक है, सेल का ट्रेंड देखो, ये सारे बड़े बड़े लेवल के काम करना है। तो कौन करेगा, सीनियर मैनेजमेंट करेगा। सीनियर मैनेजमेंट में आता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम। स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो जो सिस्टम्स यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि टॉप मैनेजमेंट में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल के सिस्टम, ठीक है। अब कौन सा है वो सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, ईएसएस, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट उसको यूज करते हैं, क्यों करते हैं, भाई सेल देखना है, प्रॉफिट देखना है, ठीक है, हम हमारे बिजनेस को चलाएं नहीं चलाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कौन यूज करेगा, सीईओ सीएफओ, ठीक है। ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे एडिंग दिए, क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम में ये, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम आते चलेगा। अब दूसरी चीज लेवल, किस लेवल पे कौन यूज करेगा। तीसरी चीज है यूज्ड बाय हुम, ये बना के रखो एक पेपर में, बहुत आपको हेल्प देगा, ठीक है। यूज बाय हुम, कौन इन सिस्टम्स को यूज करेगा, सीनियर मैनेजमेंट करेगा। सीनियर मैनेजमेंट में कौन, सीईओ सीएफओ करेगा, ये आप समझ गए हो, ठीक है। लेवल कौन सा है, स्ट्रेटेजिक लेवल, ओके। मैं ये बहुत अच्छे से, इसमें क्या होगा, अब आप पूछोगे क्या आएगा इसमें से पहली चीज़ बता दूँ, ये पूछा जाता है ईआईएस बताओ, ईआईएस के कंपोनेंट्स बताओ, ये पूछा जा सकता है एमआईएस बताओ, डीएसएस बताओ, ठीक है। तो इसको अब रिलेट कराऊंगा मैं आगे की चीज़ों से, ये सेपरेट क्वेश्चन बनते हैं, के एम एस बताओ, ओ ए एस बताओ, टी पी एस बताओ, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर, ये करके ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, पूछे यही चीज़ जाती है, ई एस एस एम आई एस, ये क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी मैं आपको समराइज कर रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आगे की चीज़ों को करने में, ठीक है सर। तो अब मैनेजमेंट लेवल बोले तो
मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, तो मिडिल लेवल में कौन आएगा भैया? मिडिल लेवल में आएगा हमारा जनरल मैनेजर हुआ, ठीक है, रीजनल मैनेजर हुआ। वो क्या करेंगे भाई? कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्यों करेंगे भैया? सेल्स को मैनेजमेंट करना है, सेल कितनी हुई इस महीने, इस साल सेल कितनी हुई, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे, एनुअली एक साल का बजट बनाने के लिए, कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें करने के लिए ये लोग यूज करेंगे मैनेजमेंट लेवल सिस्टम। अभी इसको याद मत करो, सिर्फ लिख के रखो, ठीक है सर। आगे आएगा धीरे धीरे, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है नॉलेज लेवल सिस्टम। इसको कौन यूज करेगा? नॉलेज लेवल सिस्टम इसको यूज करेंगे डाटा वर्कर्स। डाटा वर्कर्स जिसको नॉलेज लेवल सिस्टम मतलब कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करेगा किसी चीज़ के बारे में। हम इसको मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसमें दो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, OAS KWS, KWS और OAS। अब नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये KWS KMS कर लेना इसको, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। OAS बोले तो ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये अपने को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें समझा दूंगा। वर्ड प्रोसेसिंग आपने सुना होगा ना, वर्ड, MS वर्ड, ठीक है। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है ये, ठीक है। डॉक्यूमेंट इमेजिंग, डॉक्यूमेंट की इमेज बनाना, इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर, कैलेंडर वगैरह, जो इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर बोल सकते हैं, गूगल कैलेंडर, हम उसमें फीड कर लेते हैं भाई इतने तारीख को ये काम करना है, इतने तारीख को ये काम करना है। तो ये ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, नॉलेज देता है कि भाई ये काम करना है, वो काम करना है। और इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन, इंजीनियर्स यूज़ करते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को। वो अपना पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, कैसा घर बनना चाहिए, कैसा घर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। ग्राफिक वर्क स्टेशन, ग्राफिक्स बोले तो भैया आपको इमेज है, कोई भी वीडियो बना रहे हो, ग्राफिक की चीज़ें आप उसको यूज़ करते हो तो आपको नॉलेज वगैरह मिल जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। नॉलेज लेवल सिस्टम, जो कि सिस्टम, जो सिस्टम अपने को नॉलेज प्रोवाइड करेगा उसको नॉलेज लेवल सिस्टम बोलेंगे। इसको कौन यूज़ कर सकता है? ट्रेंड वर्कर, जो इंसान ट्रेंड है इन चीज़ों को चलाने के लिए, उसको बोल, उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो ट्रेंड है उसको बोलते हैं नॉलेज, नॉलेज लेवल सिस्टम यूज़ करने वाला बंदा, ठीक है। ऑपरेशनल लेवल सिस्टम बोल सकते हैं। ऑपरेशनल लेवल बोले तो लोअर लेवल मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर सकता है। कौन यूज़ कर सकता है? सुपरवाइजर्स यूज़ करता है, ऑपरेशनल मैनेजर्स यूज़ कर सकते हैं। कौन सा होगा? TPS, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। वे सिस्टम का नाम कौन सा होगा? ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसको यूज़ करता है। किस किस चीज़ों में कर सकता है भाई? पहली चीज़ है ऑर्डर को ट्रैकिंग करना। आप अमेजोन चलाते हो तो ऑर्डर ट्रैक करना कि भाई ऑर्डर कहाँ पे पहुंचा, सही तरीके से डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट यूज़ करता है, ठीक है। जैसे कि सेल्स को डालना, परचेज की इन्वेंट्रीज डालना, ठीक है, और कैश को मैनेजमेंट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये चीज़ थी। अब मैंने इसका एक ओवरव्यू दिया, अब अपन इसको डेप्थ में जाएंगे। डेप्थ में जाने के लिए यहाँ आ जाओ, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डायरेक्टली पूछते हैं। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने आपको बताया चार होते हैं: स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम, मैनेजमेंट लेवल सिस्टम, नॉलेज लेवल सिस्टम और ऑपरेशनल लेवल सिस्टम, ठीक है। चार होते हैं। अब इसमें जो मैंने किया हुआ है, पूरी खिचड़ी पकाई हुई है, वो आपको मैं समझा देता हूँ, वो आपको याद करना है, ठीक है सर। इसमें क्या लिखना है? स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम बोले तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है सर। अब इसमें क्या लिखना है? इट इज़ यूज बाय टॉप मैनेजमेंट। ये जो सिस्टम है, स्ट्रेटेजिक लेवल के जितने भी सिस्टम है, टॉप मैनेजमेंट इसको यूज कर सकता है टू ट्रैक एंड डील स्ट्रेटेजिक इश्यूज। भाई साहब ये लाइन याद कर लेना, जो कर लेना, नंबर इसी में मिलेगा, ठीक है। क्या लिखा है? टू ट्रैक एंड डील विद स्ट्रेटेजिक इश्यूज, असिस्टिंग लॉन्ग रेंज प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है, ये बिजनेस चलाना है, नहीं चलाना है, बंद करना है, क्या करना है, सारी चीज़ों के डिसीजन लेते हैं, ठीक है। असिस्टिंग की जगह, असिस्टिंग का मतलब होता है हेल्प, ठीक है। तो ब्रैकेट में हेल्प लिख लेना, हेल्प शब्द का उपयोग मत करना, आपके समझने के लिए है, ठीक है सर। ओके, बस इसमें इतना सा लिखना है। अब इसके आगे एक और चीज़ लिखना है, सच सिस्टम इज यूज्ड बाय। कौन इस सिस्टम को यूज करता है? CEO, CFO एक्सेट्रा। इसको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, एक लाइन के साथ। बस इतना लिखो, आपका काम हो गया। मैनेजमेंट लेवल सिस्टम, इसमें क्या लिखना है? सच सिस्टम इज यूज बाय मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यह सिस्टम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट यूज कर सकता है, यूज करता है, कर सकता नहीं। उसके आगे लिखना है फॉर, क्या लिखना है? फॉर मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। Such system used by middle level of management for monitoring, controlling, decision making and administrative activities। बस इतना लिखो, ठीक है। Such system provides करता है periodic information rather than instant report on operation। समझो, तीन लाइन लिखना है अपने को। पहली लाइन सच सिस्टम इज यूज्ड बाय मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद फॉर मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज,
इतना लिखो। उसके बाद अगली लाइन के लिखना, सच सिस्टम प्रोवाइड्स पीरियोडिक रिपोर्ट, पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन देता है, रोज रोज की रिपोर्ट नहीं देता, पीरियड 1 महीने, 15 दिन, 1 साल, ठीक है, 3 महीने, 6 महीने, ऐसी रिपोर्ट देता है, रेदर देन इंस्टेंट रिपोर्ट ऑन ऑपरेशन, इंस्टेंट रिपोर्ट नहीं देता है, ठीक है। एक और लाइन लिखना है इसका, सच सिस्टम इज यूज्ड बाय जनरल मैनेजर, जीएम और आरएम, ठीक है, रीजनल मैनेजर, जनरल मैनेजर, इतना लिखो, काम हो जाएगा आपका। ओके, अब आगे आता है अपन नॉलेज लेवल सिस्टम। these सिस्टम सपोर्ट करते हैं डिस्कवरी, प्रोसेसिंग, स्टोरेज ऑफ नॉलेज एंड डाटा वर्कर्स। क्या नॉलेज लेवल सिस्टम हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है सर। ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं डिस्कवरी, प्रोसेसिंग करेंगे, स्टोरेज करेंगे ऑफ नॉलेज एंड डाटा वर्कर्स। पुरानी क्या करते हैं, नॉलेज के बेसिस पे हमको ये डिसीजन प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। उसके आगे एक और लाइन लिखना है, सच सिस्टम इज यूज्ड बाय डाटा वर्कर्स, such system is used by data workers who are selected and recruited and trained in special manner। क्या लिखना है उसके आगे की लाइन, such system is used by data workers, ठीक है, who are selected, जो कि सिलेक्ट किए गए हैं, रिक्रूटेड किए गए हैं और ट्रेंड किए गए इन स्पेशल मैनर, मतलब हर कोई नहीं चला सकता, जो कि ट्रेंड किए गए, रिक्रूट किए गए, सिलेक्ट किए गए, वही बंदे इसको चला सकते हैं। ओके, अगले पे आ जाओ, ऑपरेशनल लेवल सिस्टम, लोअर लेवल ऑफ सिस्टम, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इस सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है सर। इट सपोर्ट्स, इट लिखना फिर सपोर्ट्स लिखना, इट सपोर्ट्स ऑपरेशनल मैनेजर टू ट्रैक एलिमेंट्री एक्टिविटीज। एलिमेंट्री एक्टिविटीज बोले तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, एलिमेंट्री एक्टिविटीज में सेल परचेज के ट्रांजेक्शन्स को डालना, और यहाँ पे सचेस करके लिख देना, ट्रैकिंग कस्टमर के ऑर्डर, कस्टमर का ऑर्डर उनके पास आया, ठीक है, किसी कस्टमर का ऑर्डर आया, उसको ट्रैक करना, कहाँ पे पहुंचा, डिलीवरी हुई नहीं हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनवॉइस को ट्रैकिंग एक्सेट्रा, ठीक है, इतना लिखना। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, इट सपोर्ट्स ऑपरेशनल मैनेजर टू ट्रैक एलिमेंट्री एक्टिविटीज सच एज ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर, इनवॉइस ट्रैकिंग एक्सेट्रा, ठीक है। उसके आगे एक और लाइन लिखना है, सच सिस्टम आर यूज्ड बाय सुपरवाइजर्स और ऑपरेशनल मैनेजर्स। बस हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो चुका है, ठीक है सर, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, लिख लेना प्रॉपर नोट्स के साथ। अब हु यूजेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, हु यूजेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैंने आपको लिखवा दिया है, कौन कर सकता है, सीईओ सीएफओ यूज कर सकता है, इसमें जीएम आरएम कर सकता है, ठीक है, इसमें रिक्रूटेड बंदे कर सकते हैं, और इसमें सुपरवाइजर ऑपरेशनल मैनेजर कर सकते हैं। तो अब इसको अलग से क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाए टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बताओ, कितने तरीके के इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, तो आपको बता देना भैया 4 लेवल पर इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, 4 तरीके से होते हैं, ठीक है सर। अब उसमें कौन यूज करता है कौन सा सिस्टम, वो भी आप शेप देना। ओके सर, मैंने दोनों क्वेश्चन को एक जगह मर्ज कर दिया है, ठीक है सर, कौन यूज करता है सिस्टम को और किस लेवल पे हम लोग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ठीक है, कितने लेवल्स हैं, सॉरी कितने लेवल्स हैं, 4 लेवल्स हैं, कौन उसको यूज कर रहा है, इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ तो मैं ब्लैक कलर से कर दे रहा हूँ, ये जो ई एस एस, एम आई एस, डी एस एस, के एम एस और ओ ए एस और टी पी एस, इनके सेपरेट क्वेश्चन आते हैं, सेपरेट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेवल पूछा जाए और कौन यूज करता है सिस्टम को, इसको एक क्वेश्चन मान लेना, या फिर एक ही क्वेश्चन में इसको पूछा जाएगा कि बताओ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के कितने लेवल होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बता दो, ठीक है, किस लेवल पे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, 4 होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेवल, ठीक है, कौन उसको यूज करता है, इनका एक क्वेश्चन बनेगा बस। अब टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ना है इस लेक्चर में, पूरे में टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये हमारा एक पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनको पढ़ने की कोई अभी आवश्यकता नहीं है, मैंने ऊपर आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी है। अब हम चल रहे हैं किस चीज़ पर, पहले इसको मैं रफ करता हूँ फिर आपको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस वाले पर टीपीएस, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पे जाएंगे हम लोग। ओके, ये क्या है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसको यूज करता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, सेल परचेज के ट्रांजैक्शन डालना, ठीक है, कैश मैनेजमेंट करना, ऑर्डर को ट्रैक करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, छोटे छोटे काम करता है, ठीक है। ये छोड़ दो, इसको भी नहीं पढ़ना, ठीक है। आ जाओ, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑपरेशनल लेवल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसको यूज करता है, कौन करता है, सुपरवाइजर्स और ऑपरेशनल मैनेजर, ठीक है। अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली मीनिंग लिखो, ठीक है। मीनिंग में क्या लिखना है अपने को, आ सिस्टम दैट कलेक्ट करता है, स्टोर, मॉडिफाई एंड रिट्राइव डे टू डे ट्रांजेक्शन डाटा ट्रांजेक्शंस ऑफ द एंटरप्राइजेस,
दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है सर, क्या बोला गया है? अ सिस्टम दैट स्टोर करेगा, कलेक्ट करेगा, मॉडिफाई करेगा, रिट्राइव करेगा। स्टोर करेगा, कलेक्ट करेगा, मॉडिफाई करेगा, रिट्राइव करेगा। डे टू डे के ट्रांजेक्शन, डे टू डे ट्रांजेक्शन, सेल परचेज के ट्रांजेक्शन, कितनी सेल हुई, इतने हम जो इनवॉइस बनाते हैं ना, सेल के ट्रांजेक्शन आना, परचेज के ट्रांजेक्शन आना। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया एक्सेट्रा। ठीक है, उस सिस्टम को बोलेंगे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है सर, एक और लाइन शेप है वो भी लिख दूँ कि इट इज़ यूज बाय लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और उसके आगे एक और चीज़ लिखना है तो भैया इट इज़ यूज्ड बाय ऑपरेशनल मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था सुपरवाइजर्स, ऑपरेशन मैनेजर एक्सेट्रा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, बेसिक एक्टिविटीज ऑफ टीपीएस, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की बेसिक एक्टिविटीज बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसकी मीनिंग है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की मीनिंग मैंने पढ़ा दी है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसके साथ, बेसिक एक्टिविटीज ऑफ टीपीएस। जनरली अगर आप देखो, ट्रेंड उठा के देखो, 10 साल का भी उठा लो, तो मीनिंग बहुत कम पूछा जा सकता है। मीनिंग आईटी के पेपर में मीनिंग कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत कम, रेयर टू रेयर केसेस 2 नंबर या फिर दो दो नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आए मीनिंग के, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीपीएस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईआईएस। ठीक है, कोई भी हो, ईएसएस। ठीक है, मीनिंग बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत कम, 2 नंबर मैक्सिमम या फिर 4 नंबर। ठीक है, तो कभी अगर आपको ऐसा लगे कि एग्जाम के लास्ट डे आप पढ़ रहे हो, पूरा खिचड़ी पक चुकी है, आपके दिमाग में नहीं हो रहा है, तो मीनिंग मीनिंग छोड़ देना। मीनिंग मीनिंग बहुत सारी चीज़ों का अगर आपको लगे तो छोड़ना, मैं सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ, ऐसा ना हो बाद में आप सब कुछ छोड़ गए, मीनिंग मीनिंग हर चीज़ की मीनिंग छोड़ गए। ठीक है, मैं बस एक बता रहा हूँ आपको, ट्रेंड देखा है कि मीनिंग बहुत कम पूछा जाता है, 2 नंबर है मैक्सिमम 4 नंबर में किसी भी चीज़ का बस। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक एक्टिविटीज ऑफ टीपीएस, टीपीएस के एट्रीब्यूट्स बताओ, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो जिसका आंसर पॉइंट में हो। ठीक है, तो बेसिक एक्टिविटीज ऑफ टीपीएस, बेसिक एक्टिविटीज में 4 आती हैं भैया। डाटा एंट्री होगी, कोई भी डाटा, इनपुट डाटा, उसको एंटर करो। फिर ट्रांजेक्शन प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या होगा, डाटाबेस मेंटेन होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन। 4 चीज़ें होंगी। ये सिंपल सा है, वो हर टीचर इसको पढ़ाता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ डाटा एंट्री। डाटा एंट्री कैसे होगी, फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग साइकिल। टीपीएस ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का पहली साइकिल क्या होगी, इस कैप्चरिंग ऑफ बिजनेस की डाटा, कैप्चर करना बिजनेस का डाटा। बोले तो आपकी सेल हुई, उस डाटा को कैप्चर करना, आपने सेल की एंट्री डाल दी आपके सॉफ्टवेयर में, आप टैली चलाए तो टैली में डाल दिया आपने, या फिर आप कोई मोबाइल फ़ोन में आप यूज़ करते कोई भी बिल एंट्री खाता, वो कोई भी एप्लीकेशन, तो उसमें आपने डाल दिया भैया सेल हुई, कैप्चर कर रहा है बिजनेस का डाटा को। पहली ये वो जो सिस्टम है, आप टैली हो गया। ठीक है, या फिर आप जो मोबाइल फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, वो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ही होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में बोला गया है भैया, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल यूजिंग ऑप्टिकल स्कैनिंग ऑफ बारकोड। जैसे कि आप कोई बिग बाजार गए हो, तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल होता है। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जहाँ पे आपकी सेल होगी, मतलब आप पूरे मॉल में घूमो, सामान उठा लो, एक पॉइंट ऑफ, एक कंप्यूटर सिस्टम रख दिया जाएगा, वहाँ पे लाइन लगा कर खड़े हो जाओ। ठीक है, आपका क्या किया जाएगा, सारा आपका पूरा बिल बनाया जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, बार कोड से स्कैन करते हैं, आपने देखा ही होगा। ठीक है, या फिर आप रिटेल शॉप पे जाओ, क्रेडिट कार्ड रीडर मशीन रखी होती है, आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा जब आप पिन डाल दोगे उसके बाद। ठीक है, तो वो पहली स्टेप, टीपीएस की पहली स्टेप क्या होती है, डाटा को एंटर करना। ठीक है सर, बिजनेस डाटा को कैप्चर करना। बिजनेस डाटा कैसे कैप्चर होगा भैया, बारकोड रीडर मशीन से कैप्चर कर लो, या फिर आप रिटेल शॉप से जाओ तो भाई क्रेडिट कार्ड रीडर मशीन होती है, तो इसको बोलते डाटा को एंट्री मारना, सिंपल सा। ठीक है, सेल जब आप होती है तो पहली एंट्री जब आप मारोगे भैया, ये चीज़ सेल हो रही है, इसमें टैली में, तो अपन बोल देंगे डाटा एंट्री पहली स्टेप है बेसिक एक्टिविटीज ऑफ टीपीएस में, डाटा को एंटर करना। फिर ट्रांजेक्शन प्रोसेस होता है। ट्रांजेक्शन प्रोसेस बोले तो बारकोड से आपने स्कैन तो कर लिया, फिर वो रेट, हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो रेट डाल देगा। ठीक है सर, आगे प्रोसेस कर देगा, या फिर अपन क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड आगे की प्रोसेसिंग कर देगा। फिर अगर आपने सेल की एंट्री अगर आपने टेली सॉफ्टवेयर में डाली तो वो आगे बैलेंस शीट तक के सारे ट्रांजेक्शन को अपडेट कर देगा। ओके, ट्रांजेक्शन को प्रोसेस होता है। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है प्रोसेस करता है डाटा को। टीपीएस जो होता है प्रोसेस करता है डाटा को 2 तरीके से, बैच में प्रोसेस कर देगा या फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग। अब समझना, मैं आपको आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, शायद 5th चैप्टर में, कि प्रोसेसिंग कितने तरीके से होती है। कोई भी डाटा है वो प्रोसेसिंग 3 तरीके से होगा। पहली चीज़ होगी बैच में प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, दूसरा होगा ऑनलाइन प्रोसेसिंग, और तीसरा होगा रियल टाइम प्रोसेसिंग, शायद आपने पढ़ा भी हो।
मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, आगे जाके अपने को पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पे मैं अच्छे से लिखवा भी दूंगा। ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है सर। तीन तरीके से प्रोसेसिंग होती है ऑनलाइन प्रोसेसिंग, मतलब तीन तरीके से हमारी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। बैच में प्रोसेस होगा, ऑनलाइन में होगा, या फिर रियल टाइम में होगा, ठीक है सर। अब बैच प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी डाटा इकट्ठा कर लो और एक साथ उसको प्रोसेस कर लो, ठीक है। तो अब जैसे कि चेक्स होते हैं, आप बैंक में जब आप चेक डिपॉजिट करने जाते हो तो सुबह से शाम तक के जितने भी चेक्स होते हैं वो इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं। ओके सर। ऑनलाइन प्रोसेसिंग में सपोज करो आप अमेज़न पे बैठे हो, ठीक है, आप अमेज़न पे शॉपिंग कर रहे हो, तो आप पूरा डाटा डालोगे ये चीज़ मेरे को परचेस करना है, ठीक है, वो धीरे धीरे प्रोसेस करेगा, आपको वेट करना है, ठीक है, वो आउटपुट दे देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ एटीएम, एटीएम मशीन में क्या आप कार्ड डालोगे, इनपुट डालोगे, आपका पिन डालोगे, तो वो धीरे धीरे प्रोसेस करेगा, उसके बाद और उसमें से आवाज़ आती है नोट गिनने की, उसके बाद वो आउटपुट देगा, ठीक है। तो इसको अपन ऑनलाइन प्रोसेसिंग करते हैं। अपन एक और एग्जांपल लेता हूँ, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाओ, आप क्या करते हो, टिकट बुक करना है रेलवे की, तो आप पूरा डाटा डाल दोगे, वो पीछे धीरे धीरे प्रोसेस करेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है, वो जब उसकी प्रोसेसिंग पूरी होगी वो टिकट आपको दे देगा कि भाई आपकी टिकट हो गई है, ठीक है। अब आता है रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम किसका पार्ट है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन प्रोसेसिंग का पार्ट है रियल टाइम प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली इनपुट आता जाता है और कंटिन्यूसली ही आउटपुट दिया जाता है। सपोज करो, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि आपकी एक इंडस्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अलार्म सिस्टम लगा हुआ है। अलार्म सिस्टम ये लगा हुआ है कि जब भी धुआं आएगा तो ये अलार्म सिस्टम बज जाएगा, ठीक है सर। तो इनपुट आएगी, जैसे धुआं आया इसके पास तो इसने तुरंत आउटपुट दिया, इनपुट भी आ रहा है, सेम टाइम पे आउटपुट भी जाके बजर बजाना स्टार्ट कर देगा। तो रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या होता है, सेम टाइम पे इनपुट आता है, सेम टाइम पे आउटपुट जाता है, ठीक है सर। ओके। और लेकिन आउट ऑनलाइन प्रोसेसिंग में क्या होता है, आपने इनपुट दिया, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, वो धीरे धीरे पीछे से प्रोसेस करेगा, फिर आपका आउटपुट मिलेगा, है ना। ये चीज़ होती है, इन दोनों में यही फ़र्क है, मैं अच्छे से लिखवा दूंगा, बट यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत थी तो मैंने आपको समझा दिया। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग दो तरीके से इन्होंने बता दिया कि पहला बैच में होगा, दूसरा होगा रियल टाइम प्रोसेसिंग। अब इन्होंने रियल टाइम प्रोसेसिंग को ही क्या बोल दिया, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑनलाइन प्रोसेसिंग, जबकि ऑनलाइन प्रोसेसिंग का पार्ट है रियल टाइम प्रोसेसिंग, ठीक है सर। इन्होंने दो में डिवाइड किया, हमने हम भी दो में डिवाइड कर देंगे। तो बैच प्रोसेसिंग में सेम बोल दिया, वेयर ट्रांजेक्शन्स आर एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए सारा का सारा डाटा एक्यूमुलेट किया जाता है एंड प्रोसेस करते हैं पीरियडिकली। एक पीरियड खत्म होने के बाद प्रोसेस करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके बाद प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है। रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या बोला गया, डाटा आर प्रोसेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजेक्शन अकर। अब इसमें ऑनलाइन प्रोसेसिंग की डेफिनेशन लिख दी है, यहाँ पे हेडिंग दी है रियल टाइम प्रोसेसिंग, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेसिंग की इन्होंने मीनिंग लिख दी है कि भैया डाटा प्रोसेस हो सकता है इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजेक्शन अकर। ट्रांजेक्शन अकर होगा मतलब कि हमने इनपुट दिया, उसके बाद जाके वो प्रोसेस होना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इतनी सी अपने को यहाँ पे इतनी सी लाइन लिख दो, बात खत्म। और बाकी की जो प्रोसेसिंग है मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, फिफ्थ में है या फिर शायद फोर्थ चैप्टर के लास्ट में, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है सर। उसके बाद आता है तीसरा, डाटाबेस को मेंटेन करना। कोई भी सिस्टम है, आपका पूरा डाटाबेस मेंटेन रहेगा। सपोज करो टैली आप चला रहे हो, तो आप जो भी एंट्रीज मारोगे तो तुरंत तुरंत अपडेट होती चली जाएंगी बैलेंस शीट, ठीक है। भाई खाता बुक आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो जैसे जैसे एंट्रीज मारते जाओगे, सेल डालते जाओगे, परचेस डालते जाओगे, तो वो तुरंत मेंटेन करता चलाएगा, मेंटेन करेगा चीज़ों का। ऑर्गेनाइजेशन का डाटाबेस है, सपोज करो सेल परचेस, ठीक है, जो भी हमारा डाटाबेस मस्ट बी अपडेटेड बाय दी टीपीएस, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग जो सिस्टम है वो अपडेट करेगा, ठीक है, सो दैट दे आर ऑलवेज करेक्ट और अप टू डेट, इतना लिखो बस, ठीक है। डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन, भैया जो आपने सेल की परचेस की बिल देगा, कैश के बिल देगा आपको, ठीक है, इनवॉइसेज हुआ वो बिल देगा, वो सारे रिपोर्ट जनरेट करके देगा कौन, टीपीएस सिस्टम, ठीक है। टीपीएस एक सिस्टम है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसके अंदर चीज़ें आती हैं जैसे कि खाता बुक, कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन, जो भी एप्लीकेशन जो भी मेंटेन कर रही है बिल वगैरह जो भी, ठीक है, टैली, टैली का तो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऐसे ही कोई भी सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट जनरेट करके देगा, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये जो सिस्टम है तो प्रोड्यूस करता है वेराइटीज ऑफ डॉक्यूमेंट, अलग अलग तरीके के हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है। एग्जाम्पल्स, परचेस का ऑर्डर, ठीक है, और सेल की रिसिप्ट, इनवॉइस है, कस्टमर का स्टेटमेंट एक्सेट्रा, जनरल सी चीज़ थी, ठीक है। हमारा हो गया है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने पढ़ लिया है, भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ टीपीएस, टीपीएस के एट्रीब्यूट्स बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, भारी मात्रा में पूछा जाता है, बहुत बार ये पूछा गया है। टीपीएस के एट्रीब्यूट्स बताओ, चार एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक्सेस कंट्रोल टीपीएस, इक्विवेलेंस टीपीएस,
हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग टीपीएस, ट्रस्ट वर्थीनेस टीपीएस। मतलब कि भाई एट्रीब्यूट्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है सर। पहली चीज़ एक्सेस कंट्रोल, भाई हर कोई बंदा एक्सेस नहीं कर पाए, लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर को एक्सेस मिलना चाहिए। सपोज करो आपने आपके पास खाता बुक है, ठीक है, तो आप भी एक्सेस कर रहे हो, आपके साथ एक कस्टमर है, उसको भी आपने पासवर्ड दे दो, वो एक्सेस कर रहा है, तो आपने उसको क्या किया, वो आपका कौन सा डेटर था, आपने उसकी सेल डाल दी कि भाई इतने रुपए इससे लेना है, ठीक है, सेल कर दी, क्रेडिट सेल थी, तो अब उस बंदे ने उठा के वो ट्रांजैक्शन डिलीट कर दिया और आप भूल गए, तो आपके पैसे चले जाएंगे। तो बोला गया भैया जो टीपीएस सिस्टम है उस पर एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। तो बोला गया मोस्ट ऑफ द टीपीएस सिस्टम कम्स विद एक्सेस कंट्रोल टू पुट अ सीलिंग ऑन यूजर। सीलिंग का मतलब होता है लिमिट, मतलब कि भाई कितने लोग इसको यूज कर सकते, 2 लोग 3 लोग इसको एक्सेस कर सकते, इससे ज्यादा एक्सेस नहीं कर सकते, सिंपल सा बोला गया है, ठीक है। दूसरा बोला गया इक्विवेलेंस होना चाहिए, ट्रांजैक्शन सिमिलर फॉर्मेट में होना चाहिए एवरी टाइम टू एंश्योर दैट फुल इफेक्टिवनेस इज अचीव। सपोज करो मैंने क्या, एक सेल की, ठीक है, तो मैंने सेल की एंट्री डाल दी, इनवॉइस बिल जनरेट हुआ, तो एक का फॉर्मेट कुछ अलग है, दूसरी बार सेल की तो उसका फॉर्मेट कुछ अलग है, तो टीपीएस सिस्टम अच्छा नहीं है। इक्विवेलेंस होना चाहिए टीपीएस। टीपीएस सिस्टम कैसा होना चाहिए कि भाई सेल हो रही है तो हर एक इनवॉइस सिमिलर फॉर्मेट में होना चाहिए, हर एक चीज़ सिमिलर फॉर्मेट में होना चाहिए। सपोज करो सारी परचेसेस में डालो तो सिमिलर फॉर्मेट में रिपोर्ट जनरेट करना चाहिए, ठीक है। हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग होना चाहिए टीपीएस। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो सिस्टम है, हाई वॉल्यूम बल्क में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को तुरंत प्रोसेस करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ट्रांजैक्शन मैंने प्रोसेस किया वो हैंग होकर रह गया, एक सेल डाली हैंग हो गया सिस्टम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि बैंक में हम लोग तुरंत कितने फटाफट फटाफट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो बैंक में ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम फास्ट चाहिए, तो ऐसा ही ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा भी है द इंस्टेंटेनियस प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन बहुत तुरंत प्रोसेस होना चाहिए, नॉट इज नोटवर्दी टू द सक्सेस ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री सच एज बैंकिंग। बैंकिंग इंडस्ट्री में कितने लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं, वो सॉफ्टवेयर के बेसिस पर ही हो पा रहे हैं, नहीं तो हमारा बैंकिंग सिस्टम मैन्युअली चलता आज भी, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत तगड़ा है, इसलिए बैंकिंग इंडस्ट्री सक्सेस हुई है, क्योंकि बहुत सारे बल्क में ट्रांजैक्शन होते हैं। टीपीएस सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोसेस ट्रांजैक्शन in an immediate effect to make confident that the transaction data is available to other users or process that entail it, ठीक है, इतना लिख देना आपका काम हो जाएगा। ट्रस्ट वर्थीनेस होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। टीपीएस सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए और ट्रस्ट वर्थीनेस होना चाहिए, ऐसा ना हो हमारा ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली उड़ जाता हो, डिलीट होता हो, नहीं। टीपीएस सिस्टम हमेशा भरोसेमंद होना चाहिए। 4 इसके एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट है कि भाई एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस पर लिमिट डालो टीपीएस में, ठीक है। दूसरी चीज़ इक्विवेलेंस होना चाहिए टीपीएस, रैपिड वॉल्यूम बहुत सारा बल्क में प्रोसेस होना चाहिए तुरंत, ट्रस्ट वर्थीनेस होना चाहिए टीपीएस, ठीक है। ये थी हमारी टीपीएस, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब एक और क्वेश्चन इसका, टीपीएस का एसिड टेस्ट बोला जाता है, इसको बोल सकते हैं एसिड टेस्ट ऑफ टीपीएस के नाम से आ सकता है, या फिर क्वालिटीज ऑफ टीपीएस, टीपीएस की क्वालिटीज बताओ, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की क्वालिटीज बताओ, या फिर एसिड टेस्ट के नाम से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो एसिड टेस्ट का फुल फॉर्म क्या, ए फॉर हो जाएगा एटोमिसिटी, सी फॉर हो जाएगा कंसिस्टेंसी, आई फॉर हो जाएगा आइसोलेशन, डी फॉर हो जाएगा ड्यूरेबिलिटी, ठीक है सर। अब ये चारों चीज़ें, अब चारों चीज़ के अंदर क्या लिखना है, एटोमिसिटी का मतलब हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डुअल इफेक्ट आना चाहिए, एटोमिसिटी का मतलब डुअल इफेक्ट, ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। सपोज करो एटीएम से पैसे निकालने गए, हमने उसमें कार्ड डाला, पिन डाला और हमने लिख दिया भाई 5,000 रुपये निकालना, उसके बाद लाइट चली गई, खत्म। अब या तो ट्रांजेक्शन पूरा हो या फिर ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए। सपोज करो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया है, यहाँ पे लाइट चली गई है और यहाँ पे पैसा निकला नहीं, वो पैसा अड़के रह गया, ठीक है सर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा टीपीएस सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऑटोमेसिटी होना चाहिए। या तो आपका जो एटीएम है उसमें लिखा आ जाए एरर, भाई हम पैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि लाइट चली गई, या फिर आपको जो बैंक से अकाउंट से पैसा ही नहीं करना चाहिए। तो सेम एज इट इज टीपीएस होना चाहिए कि भाई या तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो या फिर बिल्कुल ना हो, ठीक है। टीपीएस सिस्टम एंश्योर्स द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन द एंटायर, बस ये 2 लाइन लिख तो आपका काम होना चाहिए। टीपीएस सिस्टम ऐसा होना चाहिए, सेकंड में बोला गया कि भैया हाँ कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आप रेलवे की टिकट्स भरते हो, ठीक है, अब आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स जाएंगे, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, पैसेंजर नेम, आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट खोल के बैठे हो, आपने पैसेंजर का नेम डाला, आपने एज डाल दी, ठीक है। अब आपने एज क्या डाली है, 120 साल, तो ये जो तुरंत सिस्टम आपको एरर दिखाता है कि भाई 120 साल का कोई इंसान होता है क्या,
हो भी सकता है, चलो ठीक है, आप बोलोगे ठीक है होता है, मैं डाल देता हूँ 220 साल, ठीक है। अब इस साल का व्यक्ति होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब तो ये तुरंत अपने को एरर बताएगा कि सर आपने कुछ एरर कर दिया यहाँ पे। सिस्टम हमारा टीपीएस सिस्टम ऐसा ही होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। क्या बोला गया, पढ़ो, टीपीएस सिस्टम एग्जिस्ट विद इन सेट ऑफ ऑपरेटिंग रूल्स, कुछ रूल के साथ आना चाहिए। जैसे कि भाई आप आपने जो एज आपने गलत डाली है, तुरंत एरर दिखाना चाहिए, इसके कुछ रूल्स होना चाहिए। कुछ जैसे कि फील्ड है, कोई भी अमाउंट अगर आप डालते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही आना चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही आना चाहिए। अगर आपने कोई नेगेटिव वैल्यू डाल दी, सपोज करो आपने डाल दी -15, तो ये तुरंत आपको सिस्टम एरर दिखाना चाहिए, उसका नाम होता है अच्छा टीपीएस। टीपीएस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है। आगे क्या लिखा है, ये येलो कलर से जो हाईलाइट किया वही वो पढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। ऑल ट्रांजेक्शन इन अ डाटाबेस मस्ट हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, एनी ट्रांजेक्शन विद नेगेटिव वैल्यू वुड बी रिफ्यूज। समझ रहे हो, ईपीएस सिस्टम में सेट ऑफ ऑपरेटिंग रूल्स होना चाहिए, मतलब कि ठीक है, रूल्स उसके होना चाहिए, कुछ रूल्स, इस रूल से अपने को चलना है। मतलब ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन अगर डाटाबेस में कोई भी ट्रांजेक्शन अगर सारे के सारे ट्रांजेक्शन पॉजिटिव वैल्यू में है, तो जो नेगेटिव होगा उसको, नेगेटिव ट्रांजेक्शन को रिफ्यूज करना चाहिए, अपने को नोटिफिकेशन देना चाहिए कि आप ये नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते हो। ये कंसिस्टेंसी, ठीक है। तीसरी चीज़ है आइसोलेशन, ठीक है। आइसोलेशन में क्या बोला गया है कि ट्रांजेक्शन्स मस्ट appear to take place in sequelism और आइसोलेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फंड इज ट्रांसफर बिटवीन दो अकाउंट के बीचों बीच अगर आप फंड ट्रांसफर कर रहे हो तो एक का डेबिट होना चाहिए, एट द सेम टाइम दूसरे व्यक्ति का अकाउंट क्रेडिट होना ही चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन आइसोलेशन में कि भैया एक का अगर अकाउंट डेबिट हुआ है तो दूसरे का क्रेडिट होना ही चाहिए, ठीक है सर। ये हमारा आइसोलेशन था, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये याद रखो। इसके अंदर आइसोलेशन के अंदर क्या, कि अगर एक का डेबिट हुआ है तो दूसरे का क्रेडिट होना ही चाहिए। उससे पहले कंसिस्टेंसी, भाई किसी के अंदर पॉजिटिव वैल्यू उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। उससे पहले है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी में क्या कि या तो ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो या तो खत्म हो जाए, ना हो, ठीक है। उसके बाद चौथा है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि भाई अगर एक बार ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, इट कैन नॉट बी अनडन। सपोज करो मैंने सेल की एंट्री मेरे सॉफ्टवेयर में डाल दिया, तो ऐसा ना वो उड़ गई, डिलीट हो गई, कैंसिल हो गई, नहीं, वो पूरा का पूरा होना चाहिए, ठीक है। इफ टीपीएस सफर फेलियर, अगर सपोज करो आपका सिस्टम उड़ गया, आपका सिस्टम उड़ चुका है, ठीक है, तो अ लॉग विल बी क्रिएटेड। लॉग का मतलब होगा वेकअप, लॉग मतलब वेकअप। वेकअप विल बी क्रिएटेड टू ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन। सपोज करो गूगल फोटोज है, अब गूगल फोटोज क्या होता है, अगर आपने साइन आउट कर दिया तो सारी चीज़ें चली जाती है, लेकिन जैसे ही आप साइन इन करते हो तो सारी चीज़ें वापस आ जाती है। हमारा टीपीएस भी ऐसा ही होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, कि हमने कोई ट्रांजेक्शन अगर आपने कर दिया है तो कर दिया, वो अनडन ना हो, और हमारा सिस्टम फेल हो चुका है, नहीं चल रहा है, हैंग कर रहा है, ठीक है। तो हम जब भी उसको लॉग आउट करके हम जब लॉग इन करेंगे तो सारी चीज़ें हमारे लिए वेकअप बना होना चाहिए, वेकअप हमारा सारा वापस आ जाना चाहिए, ठीक है सर। ये था हमारा टीपीएस। हमारे टीपीएस में कितने क्वेश्चन थे बता देता हूँ आपको। टीपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, कहीं ना कहीं से एक आधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मीनिंग है टीपीएस की अपन ने पढ़ा, ठीक है, मीनिंग छोटी सी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन था बेसिक एक्टिविटीज ऑफ टीपीएस, ठीक है, बेसिक एक्टिविटीज का होगी, एक क्वेश्चन बन गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन बना कि भाई एट्रीब्यूट्स ऑफ टीपीएस, टीपीएस के एट्रीब्यूट्स बताओ। तीसरा क्वेश्चन बना एसिड टेस्ट, क्वालिटीज ऑफ टीपीएस के नाम से पूछा जा सकता है। तीन क्वेश्चन टीपीएस के अंदर से बात खत्म हो गया टीपीएस। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब आता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का मतलब क्या होगा कि हम एमएस एक्सेल चलाते हैं ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ऑफिस के जितने भी काम हैं ऑटोमेट कर दो, मतलब कि जो ऑफिस के काम को करने में हेल्प करते हैं, हम उसको ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम बोलेंगे। इसकी मीनिंग बढ़ लेते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम रेफर्स टू यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज करते हैं और हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज कर रहा हूँ, टू डिजिटली जनरेट, कलेक्ट, स्टोर, मैनिपुलेट, मैनिपुलेट का मतलब चेंज करना, एंड रिलाई ऑफिस इंफॉर्मेशन नीड फॉर accomplishing बेसिक टास्क एंड गोल्स। एग्जाम्पल में लेना एम एस एक्सेल, ठीक है, एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपने जनरली चलाया होगा, क्यों, बेसिक गोल और टास्क को अचीव करने के लिए और जल्दी काम हो, इसलिए इसको सिंपल भाषा में समझा दिया गया। अब उसके कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड इन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम ऑटोमेशन सिस्टम में, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, 4 पॉइंट है इसके, हिडन क्वेश्चन आ सकता है। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, कैसे, ईमेल, एग्जाम्पल में डाल देना, मेल चलाते हैं हम ऑफिस में बैठ के, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट,
एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट बोले तो क्रिएशन ऑफ फोल्डर, हम अलग अलग फोल्डर नहीं बनाते भाई, एक पार्टी का ये फोल्डर, दूसरी पार्टी का दूसरा फोल्डर। मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को मैनेज करना, ठीक है, ये काम करते हैं। हैंडलिंग ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, हम एम एस एक्सेल चलाते हैं, न्यूमेरिकल डाटा को हैंडल करते हैं, ये ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है सर। मीटिंग प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क शेड्यूल, गूगल कैलेंडर, भैया कल की मीटिंग है, परसों की मीटिंग है, हमने गूगल पर डाल दिया, ठीक है, तो मीटिंग प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क शेड्यूल, ठीक है, ये हमारे ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर आता है, सपोज खत्म, ठीक है सर, ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ओके, ये भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है अपने को। यहाँ पे आते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के एग्जाम्पल। ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था, बेसिक एक्टिविटीज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, अब एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल में 5 पॉइंट उठा लेना कोई भी। वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, एम एस वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, पढ़ा हुआ है अपन ने। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भेजना, इसमें से एक एक लाइन है, पूरा पढ़ लेना, ठीक है, 5 पॉइंट उठा लेना बस। वॉइस मेल भेजना, इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, फैक्स करना, डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इमेजिंग करना, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये बहुत छोटे से एग्जांपल्स हैं, आपने किए हुए हैं, बेसिक सी एक्टिविटीज उठा लेना, 4-5 पॉइंट पढ़ लेना, इसकी एक एक लाइन इसके अंदर से उठा लेना, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है, खत्म हो गया ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, जो सिस्टम नॉलेज प्रोवाइड करता है उसको नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। आ जाओ, और इसमें क्या दे रखा हुआ, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसकी मीनिंग, ठीक है सर, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट स्टोर करेगा, रिट्राइव करेगा नॉलेज, इंप्रूव कोलाबोरेशन, लोकेट करेगा नॉलेज के सोर्सेज, माइंस रिपोजिटरीज, ठीक है, फॉर हिडन नॉलेज, ठीक है सर। कोई भी, देखो सर क्या होता है, पुराना डाटा उठा के उससे अपने को कोई नॉलेज चाहिए, कोई डिसीजन लेना है तो उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, उससे हमको डिसीजन दिलवाएगा, उसको बोलते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। पुराने डाटा को उठा के हमें नॉलेज प्रोवाइड करेगा, उसको बोलते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। इतनी से सिंपल सा इसमें मीनिंग अपने को लिखना है। अब दो तरीके की नॉलेज होती है, एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है, टेक्निक नॉलेज होती है। दो तरीके की क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट आता है, बताओ टाइप्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, के एम एस के टाइप्स बताओ, तो दो होते हैं, एक्सप्लिसिट नॉलेज होगी हमारी, एक टेक्निक नॉलेज होगी, ठीक है सर। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज और टेक्निक नॉलेज के अंदर क्या है, एक्सप्लिसिट नॉलेज इज articulated and represented as spoken words, written material and compiled data, ठीक है सर। अब इसका समझो, एक्सप्लिसिट नॉलेज मतलब बिजनेस हम चला रहे हैं, हमारी क्या पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज प्रोसीजर हम लोग पहले ही लिख के रखते हैं, पब्लिश करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज, जो कि इजीली अवेलेबल रहती है, डॉक्यूमेंटेड रहती है, हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है टेक्निक नॉलेज, टेक्निक नॉलेज का मतलब किसी बंदे का एक्सपीरियंस, उस बंदे की नॉलेज, ठीक है, और उस बंदे की स्किल्स, उसको बोलते हो टेकेड नॉलेज। अब टेकेड नॉलेज किसी बंदे के एक्सपीरियंस के हम लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, मुश्किल से लिखा जा सकता है, ठीक है। हम किसी बंदे की स्किल्स, हम उसको स्पोकन वर्ड्स में नहीं ले सकते, ठीक है, तो ऐसे करके दो दो तीन तीन लाइन इसमें उठाना है अपने को। अब एक्सप्लिसिट नॉलेज मतलब पॉलिसीज प्रोसीजर्स हो गया, ठीक है। अब पहली लाइन का लिखना, एक्सप्लिसिट नॉलेज इज आर्टिकुलेटेड एंड रिप्रेजेंटेड एज, आर्टिकुलेटेड डब लग रहा है तो काट देना, ठीक है, लिख देना, एक्सप्लिसिट नॉलेज इज रिप्रेजेंटेटेड एज स्पोकन वर्ड, हम इनको बोल सकते हैं, रिटन मटेरियल हो सकता है, कंपाइल्ड डाटा हो सकता है, मतलब हमारी कोई पॉलिसीज प्रोसीजर्स हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू डॉक्यूमेंट, हम इस एक्सप्लिसिट नॉलेज को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ठीक है, ट्यूटोरियल का मतलब वीडियोस होती है, वो आपको समझाते हैं ऐसा काम करो, वैसा काम करो, ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, एक्सेट्रा, ठीक है। पॉलिसीज हो गई, प्रोसीजर्स, मैन्युअल, एक्सेट्रा, ठीक है। एक्सप्लिसिट नॉलेज हो गया। टेक्निक नॉलेज में क्या भैया, सामने वाले का स्किल, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। अब इन नॉलेज को कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, अब किसी बंदे की नॉलेज को या फिर किसी बंदे का एक्सपीरियंस या फिर किसी बंदे की स्किल को कैप्चर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी, टेक्निक नॉलेज
कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और मेड अवेलेबल टू अदर, कि भाई मेरी जो स्किल है वो तुम ले लो, नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज इट इज अनआर्टिकुलेटेड, ये लिखना है लिख दो, नहीं लिखना है तो आप काट सकते हो। यहाँ पे लिखा था एक्सप्लिसिट नॉलेज इज आर्टिकुलेटेड, इट इज अनआर्टिकुलेटेड एंड रिप्रेजेंटेड एज इंट्यूशन, पर्सपेक्टिव, बिलीव्स, वैल्यू, फेथ एक्सेट्रा, किसी का विश्वास, किसी की वैल्यूज, किसी का फेथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज़ होती है, तो ये आप लिख देना बस, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट द टेक नॉलेज, इतना लिखो बहुत है। सर्कल कर रहा हूँ मैं वो लाइन आप, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अगर आपके टीचर्स के नोट से पढ़े तो उनसे भी ये लाइन उठा सकते, तीन चार पॉइंट इसके अंदर उठा लो, आपका काम हो जाएगा। इम्प्लिसिट नॉलेज में क्या लिखना है भाई, पॉलिसीज प्रोसीजर्स आती हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्सपीरियंस आ गया किसी बंदे का, फेथ वैल्यू एक्सेट्रा बिलीफ, ठीक, ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे जा सकते हैं। ये भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें समझाई हुई है, ठीक है। लिंक बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन में, डिफरेंस बिटवीन, इसमें क्वेश्चन लिखो, डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, रेफर कर लो पीएम, पीएम में इसका बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन आंसर दे रखा हुआ है। और नहीं करना तो मैं यहीं बढ़ा देता हूँ, एक तरफ लिखना इन्फॉर्मेशन, एक तरफ लिखना इन्फॉर्मेशन, एक तरफ लिखना नॉलेज, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके पॉइंट डालो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे करके पॉइंट डालो। पहले पॉइंट में क्या लिखना है, इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट में लिखना है, इन्फॉर्मेशन इज पीस मील रिकमेंडेड पर्टिकुलर, इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक होती है। सपोज करो सी आईपीसीसी की इन्फॉर्मेशन देना तो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक सी आईपीसीसी की। और दूसरे इसमें लिखना है नॉलेज वाले में, नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड, इसको काट दो, नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल ये पूरी ब्रह्मांड की नॉलेज, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना है, इंफॉर्मेशन इज टाइमली और इवन शॉर्ट लाइव्ड है, बहुत छोटी सी रहती है इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट लाइव्ड रहती है, ठीक है। और नॉलेज इज एंड्यूरिंग सिग्निफिकेंट, नॉलेज जीवन भर रहती है, नॉलेज हमारे साथ जीवन भर जाएगी, इन्फॉर्मेशन कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। सपोज करो सी आई पी सी सी का नेक्स्ट एग्जाम कब है, जून में आपका पेपर, बस तो जून खत्म हो जाएगी तो वो नॉलेज किस काम की, हो गया पेपर, बात खत्म। नॉलेज हमारी ब्रह्म पूरा एंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस रहती है, वो जीवन भर चलती है नॉलेज, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन इज द फ्लो ऑफ मैसेज, किसी मैसेज को फ्लो करना वो इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज पूरा भंडारा है, स्टॉक है, छोटी छोटी सी सिंपल सी चीज़ें कॉमन सेंस से रटो, अब इतना ज़्यादा अपन डेप्थ में नहीं पढ़ सकते कि हर एक चीज़ को समझाऊं। इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड बाय बीइंग टोल्ड, इन्फॉर्मेशन कैसे अचीव कर सकते हो भैया, किसी से सुन लिया, किसी ने बोल दिया, उसको अपन बोल सकते भैया ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड बाय थिंकिंग, सोचने से नॉलेज बढ़ती है, कोई थॉट है उसको सोच रहा है थॉट है, ठीक है, उससे नॉलेज बढ़ रही है, बात खत्म। 4 पॉइंट हो गए, बात खत्म, आगे बढ़ो, ठीक है, इसको छोड़ो, कुछ नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है। वाई नॉलेज ये भी नहीं पढ़ना है, नॉलेज डिस्कवर वन ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है। एक हिडन क्वेश्चन आया हुआ था, रिसेंटली पूछा गया था क्वेश्चन, जनवरी 21 एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये आया कहाँ से। क्वेश्चन आया था, वाई नॉलेज हैज गेन सो मच मोमेंटम इन रिसेंट टाइम, बताओ, बस इतना था, बोल दिया एक्सप्लेन करो। तो इसमें 4 चीज़ लिखना था, एल्टरिंग बिजनेस सराउंडिंग, अब इसके अंदर ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रिसेंटली पूछा गया था, आने की संभावना बहुत कम है, हेड पॉइंट पढ़ लो, अगर आ गया तो पढ़ लेना, ठीक है। एल्टरिंग बिजनेस सराउंडिंग, बस, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, बर्जॉन कनेक्शंस, ग्लोबलाइजेशन, मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल कंपोजिशन, पूछा क्या क्या था क्वेश्चन, कि आजकल की दुनिया में नॉलेज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती जा रही, क्यों इतना मोमेंटम लेके आ रही, क्यों 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 रिसेंट की दुनिया में, रिसेंट टाइम में नॉलेज की आवश्यकता क्यों है। एल्टरिंग बिजनेस सराउंडिंग, हमारे पूरे बिजनेस का सराउंडिंग चेंज हो जाएगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना आप आगे बढ़ोगे जीवन में अपने बिजनेस में, ठीक है सर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बर्जन कनेक्शन, आपके कनेक्शंस बनते चले जाते हैं, आप एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन करते जाते हो। ग्लोबलाइजेशन, भाई ग्लोबलाइजेशन बढ़ते जाते हो, आपके पास इतनी नॉलेज होगी, सपोज करो आप इंडिया में बिजनेस करते हो, आपके पास इंडिया की नॉलेज, अब आप यूएस में जाके बिजनेस करना चाहते हो तो वहाँ की नॉलेज लेना पड़ेगा ना, कैसे बिजनेस करें, क्या करें, कैसी पॉलिसीज, कैसी प्रोसीजर्स हमें अपनाना है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन, हमारे पास नॉलेज है तो हम हमारे बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, सिंपल। इसके अंदर एक एक दो दो लाइन याद कर लेना, कर सको तो, नहीं तो आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हो, रिकमेंडेशन है, सजेशन है, ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले जाओ, आपकी इच्छा, ठीक है सर। डिफरेंस बिटवीन हमने पढ़ लिया नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीचों बीच। अब आते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, MIS, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब सर MIS, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, नीचे आ जाओ, ये चीज़ को छोड़ दो आप, ये भी छोड़ो, यहाँ पे आते हैं मीनिंग, ठीक है।
मीनिंग, मीनिंग में क्या लिखना है सर? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रेफर्स टू डाटा इक्विपमेंट कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू डेवलप इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल यूज। ठीक है, इसको अपन और अच्छे से समझते हैं, इसको छोड़ो, इसको मत लिखो आप, इसको लिखते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड करता है एक्यूरेट, टाइमली एंड मीनिंगफुल डाटा फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग एनालिसिस एंड कंट्रोल टू ऑप्टिमाइज द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वह सिस्टम होता है जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई सेल कितनी हुई, ठीक है, सेल कम क्यों हुई, सेल ज़्यादा क्यों हुई, परचेज कितनी हुई, इन्वेंट्री कितना है, कैश मैनेजमेंट कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है सर, तो क्या बोलता है, टाइमली, एक्यूरेट, मीनिंगफुल डाटा प्रोवाइड करता है किसके लिए, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को क्यों भैया, उनको प्लानिंग करना है, एनालिसिस करना है, किस चीज़ों को कंट्रोल करना है, टू ऑप्टिमाइज द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनको ग्रोथ करवानी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसलिए यूज़ किया जाता है। ओके सर, अब ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे आता है ये भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऊपर हमने सिर्फ मीनिंग पढ़ा, उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डेवलपिंग एम आई एस डूज और डोंट। एम आई एस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हम जब बना रहे हो तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। इस एज इट इज़ क्वेश्चन पूछते हैं, एज इट इज़ बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद करना है तो कर लो, नहीं हो तो छोड़ देना। मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, दो चीज़ याद करो कि सबसे पहले मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हम जब डेवलप कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें सिंपल होना चाहिए और मैनेज करने लायक होना चाहिए, एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, बहुत आसान होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ज़्यादा एम्बिशियस बोले तो ज़्यादा पैसे खर्च मत करो उस चीज़ पे, सिंपल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डेवलप कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंसल्टेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीचों बीच अच्छा खासा तालमेल होना चाहिए जब आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करा रहे हो। बी, डोंट डोंट बी अनरियलिस्टिक इन डेवलपिंग एक्शन प्लान। अनरियलिस्टिक तरीके से एक्शन प्लान नहीं करना अपने को, रियल जो काम हम कर सकते हैं, सपोज करो मैंने बोला मैं 150 करोड़ की सेल इस महीने कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता, तो अनरियलिस्टिक चीज़ों को डेवलप मत करो, अनरियलिस्टिक प्लान मत आप सोचो। ठीक है, अब तीसरा बोला गया डू इन्वॉल्व प्रोग्रामर इन नीड ऑफ असेसमेंट, इसको छोड़ दो। ठीक है, अपने को करना है कितने, 5-6 पॉइंट उठाना है, इसको छोड़ दो, आप 5 पॉइंट उठाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कस्टमाइज ऑफ दी शेल्फ सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज करो कि आपको आप अपनी नीड के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवाओ। सपोज करो आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, तो सामने वाला जो बंदा है जो सॉफ्टवेयर बना रहा है वो इन्वेंट्री के बेसिस पे बना रहा है कि आप उसमें इन्वेंट्री भी क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, वो उसका एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा के बनवाओ ना, मत बनवाओ। ठीक है, तो यही बोला गया कि भैया जब आप मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जब आप बनवा रहे हो तो कस्टमाइज करवा के बनवाओ। ओके, डू नॉट डिपेंड हैविली ऑन कंसल्टेंट, कंसल्टेंट के ऊपर पूरा डिपेंडेंट मत हो कि भाई वो जैसे बना रहा है बना दे, बात खत्म, मत हो। ठीक है, उसके बाद डू हैव सिंपल सॉफ्टवेयर फॉर यूजर टू हैंडल, यूजर बोले तो जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चलाएंगे वो क्या होना चाहिए, सिंपल सॉफ्टवेयर पढ़ना चाहिए उनको, कठिनाई नहीं आना चाहिए चलाने में। ठीक है, डोंट इन्वेस्ट हैविली इन इन हाउस एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इन हाउस डेवलपमेंट बोले तो आप खुद की एप्लीकेशन बनवा रहे हो, इसमें इतना ज़्यादा पैसा खर्च मत करो, जो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं वो ही परचेज कर लो। सपोज करो टैली, मैं टैली घर पर खुद का सॉफ्टवेयर बनवाऊँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लग जाएगी, इससे अच्छा टैली के लिए 6-7 हज़ार रुपये का पेमेंट करो, टैली सॉफ्टवेयर सामने वाले से परचेज कर लो। ओके सर, इसमें बोला गया है। आगे क्या बोला गया भैया, एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व यूजर्स इन एम आई एस डेवलपमेंट, यूजर्स जो आपके मैनेजमेंट के बंदे जो चलाएंगे उनको, जब एम आई एस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है तो उनको इन्वॉल्व कर लो, उनसे पूछ लो भाई कैसा बनना है, ऐसा बन रहा है, तुम एग्री करते हो, क्या करवाए क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें। अब डोंट लेट वेंडर डिटरमाइन हार्डवेयर नीड फॉर लैन, हार्ड वेंडर, वेंडर बोले तो दुकानदार जो बना रहा है सॉफ्टवेयर, उसको मत चॉइस करने दो कि हार्डवेयर क्या क्या चाहिए, क्या कैसे बनना है, कैसे नहीं बनना है, आप डिसाइड करो कैसे बनवाना है, कैसे नहीं बनवाना है। ठीक है, लास्ट वन, अडॉप्ट करो मॉड्यूलर अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मॉड्यूलर अप्रोच मतलब कि छोटा सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करके बड़ा एक फुल सॉफ्टवेयर बना दो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कितना बड़ा सॉफ्टवेयर बनना है, एक पार्ट बनाया, फिर एक पार्ट इनको ज्वाइन कर दिया, फिर एक पार्ट ऐसे धीरे 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 बनाओ। उन्होंने ये बोला मॉड्यूलर अप्रोच अप्लाई करो, एक एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को बनाओ और उनको ज्वाइंट कर दो और बड़ा सॉफ्टवेयर बना लो। ठीक है,
डोंट गो फॉर लार्ज एप्लीकेशन, बहुत बड़ी एप्लीकेशन के पीछे मत भागो, बहुत सारा पैसा लगता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जब आप बनवा रहे हो तो, ठीक है। डूज और डोंट डूज के रूप में आते हैं, 5 पॉइंट आराम से आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स। एयरलाइन का रिजर्वेशन, आपने हवाई यात्रा की हो, ठीक है सर, तो उसमें मैनेजमेंट को ये सिस्टम कैसे काम आएगा। सपोज करो आप एयरलाइन में आपने रिजर्वेशन कराया, आपने एयरपोर्ट से ऑनलाइन आपने रिजर्वेशन किया, ठीक है, तो सीट कितनी है, बुकिंग कितनी हुई है, पेमेंट कितनों का आया है, बोर्डिंग लिस्ट कहाँ से यात्रियों को उठाना है, ठीक है, स्पेशल नीड्स है एक्सेट्रा, कि भाई कोई बोले कि मेरे को नॉन वेज नहीं खाना है, कोई बोले मेरे को वेज नहीं खाना है, तो उनकी स्पेशल नीड्स को भी पूरा करना है। तो एयरलाइन के रिजर्वेशन में मैनेजमेंट के लिए ये सॉफ्टवेयर काम आते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, ट्रेन का रिजर्वेशन हुआ। अब ट्रेन का जो रिजर्वेशन हुआ, अब इसको मैनेजमेंट को कैसे, ट्रेन ट्रेन का IRCTC से अगर आपने रिजर्वेशन किया हुआ है तो मैनेजमेंट को कैसे ये सिस्टम काम आएगा, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे काम आएगा, ठीक है। आपने IRCTC में देखो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके अंदर आया IRCTC, ठीक है, ये वेबसाइट है IRCTC, ठीक है। आपने यहाँ पे रिजर्वेशन कर लिया, अब जितना भी डाटा हुआ मैनेजमेंट के पास जाएगा। मैनेजमेंट को कैसे काम में आएगा कि भाई कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन पूरी कहाँ पहुँचा दी जाएगी, TC के पास, टिकट कलेक्टर, ठीक है। तो वो चीज़ों को वो उसके पास पूरा चार्ट पहुंचा दिया जाएगा कि इतने लोग यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, आपको जाके ट्रेन में चेक करना है। तो मैनेजमेंट के लिए वो वेरी वेरी हेल्पफुल रहती हैं चीज़ें। अब बैंक के ऑपरेशन हुए, भाई कितना डिपॉजिट हुआ, कितना ट्रांसफर हुआ, कितना विड्रॉल किया लोगों ने, मैनेजमेंट बैठ के देख रहा है पीछे, मैनेजमेंट के लिए यूजफुल रहती हैं चीज़ें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, विद इतना कर लो, ओके, इलेक्ट्रॉनिकली था। तीसरा एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ कंटेम्प्रेरी सॉफ्टवेयर लाइक ERP। आपका जो भी, आपके जितने भी डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट, सारों को इंटीग्रेट कर देता, सारा का सारा एक सॉफ्टवेयर ERP, ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग करके सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर सारे के सारे डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है। एक क्लिक पर सारे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन एक जगह पर आ जाएगी कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, कितनी परचेस हुई, कितनी सेल हुई, एक्सेट्रा सारी चीज़ें। तो अदर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एप्लीकेशन टू स्ट्रीमलाइन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कि मेरा मैनेजमेंट क्या करता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पे बोले कि भाई किसी बंदे का पैकेज जा रहा है, ट्रैक करते हैं कहाँ पे पहुंचा, कितने दिन में पहुंचेगा, कितने रुपए लेना है, कितने डिस्टेंस का कितना पैसा लेना है, कितने पैकेट्स कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये MIS मैनेजमेंट को हेल्पफुल करने वाले, मैनेजमेंट को हेल्पफुल करने वाले सॉफ्टवेयर से मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं MIS के। एयरलाइन रिजर्वेशन, बैंकिंग ऑपरेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ट्रेन का रिजर्वेशन, यहाँ पे लिख लेना बस रिजर्वेशन, रफ करके लिखवाई देता हूँ आपको, बस रिजर्वेशन, ट्रेन रिजर्वेशन, ठीक है। बस रिजर्वेशन का चाहिए तो भैया रेड बस, ठीक है, पेटीएम से भी कर सकते हो आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। MIS हो गया हमारा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS, जो सिस्टम डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहे उसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। इसमें मीनिंग से वित्ती से लिखना है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सपोर्ट करता है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन को फॉर डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज। जो सिस्टम डिसीजन लेने में काम कर रहा है उसको बोलते हैं डिसीजन मैनेजमेंट सिस्टम। सपोज करो हम दो ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं, A और B, ठीक है, इनकी सेल्स देखते हैं, परचेज देखते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। हमने एक इन सारी चीज़ों को उठा के एक सॉफ्टवेयर में डाल दिया, ठीक है, SOFTWARE, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर में हमने डाल दिया। ये प्रोसेस कर को हमको आउटपुटली बताएगा कि हमें कंपनी चलाना चाहिए, हमें हमारी कंपनी बिल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो वो जो सिस्टम है डिसीजन प्रोवाइड करेगा, उसको बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, हमें डिसीजन लेने में हेल्पफुल करेगा, ठीक है। इसकी मीनिंग में अपने को एक लाइन और लिख लेना, इट कैन बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में भी काम आता है, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूँ, हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में सेल देखा, परचेज देखा, प्रॉफिट देखा, PE रेशियो देखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें देखी, तो उसको हमने उठा के किस में डाल दिया, सॉफ्टवेयर के अंदर। अब हम उससे पूछते बता सॉफ्टवेयर हमें अगले साल ये बिजनेस चलाना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, हमें हेल्पफुल करेगा किस चीज़ में, डिसीजन लेने में। तीसरी चीज़ एक और लाइन इसी की मीनिंग में लिख देना कि भैया DSS सब कवर करता है वाइड वेराइटी ऑफ सिस्टम, टूल, टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे सिस्टम का यूज़ करेगा, टूल का यूज़ करेगा, टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेगा। बस इस मीनिंग में अपने को एक एक लाइन यहाँ से उठा लेना, आपका काम हो जाएगा। ये थी हमारी मीनिंग। अब आगे आते हैं, ये जो
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, इसके अंदर दो लैंग्वेजेस होती हैं, प्लानिंग लैंग्वेजेस होती है। इसके अंदर दो प्लानिंग लैंग्वेजेस होती है। पहली होती है जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज, दूसरी होती है स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज। जो प्लानिंग लैंग्वेज क्या होता है, उसकी मीनिंग है, प्लानिंग लैंग्वेज मीन्स अ लैंग्वेज थ्रू विच यूजर इंटरेक्ट विद द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एक लैंग्वेज होती है, प्लानिंग लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है, यूजर बोले तो मैं यूजर हूँ, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए है, मैं कंपनी का सीईओ हूँ, ठीक है, तो मेरे को डिसीजन लेना है। तो अब वह लैंग्वेज के थ्रू, सपोज करो मैंने सेल डाला, परचेज डाला, पीई रेशियो डाला, डेटर्स डाले, क्रेडिटर डाले, प्रॉफिट डाला, लॉस डाला, जो भी है वो चीज़ एक लैंग्वेज में जा रही है। मैंने ये न्यूमेरिकल फॉर्म में डाला, अब वो अपने प्रोसेस करके जो आउटपुट देगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में देगा। तो ये जो लैंग्वेज में दे रहा है न्यूमेरिकल फॉर्म में वो दे रहा है, मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको डाटा दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं लैंग्वेज। तो इसमें सिंपल सा बोला गया कि प्लानिंग लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है थ्रू विद यूजर, बोले तो यूजर बोले तो मैं इंटरेक्ट करता हूँ डीएसएस से, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में मैं इंटरेक्ट करूँ, मैं बातचीत कर सकता हूँ मेरे सिस्टम से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज। अब प्लानिंग लैंग्वेज होती है, दो तरीके की लैंग्वेज होंगी इसमें, जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज, स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ व्हाट इज डीएसएस एंड उसके टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बता दो, टू टाइप्स ऑफ प्लानिंग लैंग्वेज बता दो। जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि रूटीन टास्क फॉलो किए जाते हैं, परचेज सेल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखना, सेल सेल कितनी जा रही है, परचेज कितनी जा रही है, उसको बोलते हैं अपन जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज कब यूज़ कर सकते हैं, सपोज करो हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करना है, किसी दो चीज़ों का एनालिटिकल रिव्यू करना। सपोज करो ट्रेंड एनालिसिस में बोले तो आप किसी बड़े से शोरूम पे गए, किस हिसाब का ट्रेंड चला, आप किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करेंगे, 100 लोगों का डाटा लिया, 100 लोगों ने से 50 लोगों ने बताया कि भाई हमको शर्ट्स पहनना पसंद है, ठीक है, 20 लोगों ने बताया कि भाई हमको कुछ पहननी पसंद नहीं है, ठीक है, 30 लोगों ने बताया हमें टी शर्ट्स पहनना पसंद है। तो हमारा एक ट्रेंड बन गया, वो जो सिस्टम में हम ये सारा पूरा डाटा डाल देंगे, 100 लोगों का डाटा, अब वो एक आउटपुट दे देगा कि भाई इतने लोग टी शर्ट्स पे जाना पसंद करते हैं, इतने लोग कुछ पहननी पसंद नहीं करते, इतने लोग टी शर्ट्स पे जाते हैं, तो उस हिसाब से हम हमारा ट्रेंड पता कर सकते हैं, किस हिसाब का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस है, ये नॉर्मली रूटीन में नहीं होता है, कभी कभी करते हैं हम, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को दो चीज़ें लिखना है, जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज के अंदर दो लाइन लिखनी है, अलाउ करता है यूजर्स को टू परफॉर्म मैनी रूटीन टास्क, हम इसमें रूटीन टास्क परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल रिट्राइविंग वेरियस डाटा, बहुत सारे डाटा को निकालना, परचेस सेल का डाटा निकालना फ्रॉम द डाटा बेस से, ठीक है, और परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भैया सेल का जा रही है, परचेस का जा रही है, उसका एनालिसिस करना, ठीक है। स्पेशल पर्पस कभी कभी करते हैं, दे यूजुअली डू सर्टेन जॉब्स बेटर देन जनरल पर्पस, जनरल पर्पस से ज़्यादा अच्छी अच्छी जॉब करते हैं, जो काम जनरल पर्पस कर रहा है तो स्पेशल पर्पस नहीं करेगा, ठीक है, सिंपल सा। ओके, एग्जाम्पल में अपने को इतना ही सा लिखना ये, और उसके एग्जाम्पल में लिख लेना ट्रेंड को एनालिसिस करना, कंपैरिजन करना, ठीक है, एनालिटिकल रिव्यू, बस इतना, ओके। अब डीएसएस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है नवंबर 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, डीएसएस के कंपोनेंट्स, इसके तीन कंपोनेंट्स है, यूजर होगा, वन और मोर डाटाबेस होगा, और मॉडल बेस होगा। यूजर डाटाबेस यूजर वन और मोर डाटाबेस और मॉडल बेस, तीन, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट यूजर, अब यूजर बोले तो जो सिस्टम को चलाएगा, यूजुअली मैनेजर हो गया, यूजर इज यूजुअली अ मैनेजर विद अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम टू सॉल्व, कोई स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम रहती है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड रहती है, कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड रहती है। तो यहाँ पे अपने को कीवर्ड ध्यान रखना है कि भाई अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के साथ आएगा मैनेजर या फिर यूजर, और सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के साथ आएगा टू सॉल्व एंड मे बी एट मैनेजमेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू सॉल्व दी प्रॉब्लम इतना करके लिख देना। यूजर इज यूजुअली अ मैनेजर विद अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, बस खत्म, इतना लिख देना। वन और मोर डाटाबेस में क्या लिखना है, डाटाबेसेस जो होंगे कंटेन रूटीन डाटा होगा, नॉन रूटीन डाटा फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्स बोले तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने बंदे काम कर रहे हैं वो इंटरनल सोर्स हुआ। एक्सटर्नल सोर्सेज बोले तो कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हुआ, जैसे कि डेटर, क्रेडिटर, कस्टमर एक्सेट्रा, गवर्नमेंट हो गई, तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए। यहाँ से डाटाबेस उठाया जाता है, वन इसके कंपोनेंट है, पहला यूजर होगा, दूसरा डाटाबेस, वन और मोर डाटाबेस। इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से हम लोग डाटा उठाएंगे, रूटीन डाटा उठाएंगे, नॉन रूटीन डाटा उठाएंगे। तीसरी चीज़ है मॉडल बेस, ये डीएसएस का ब्रेन है, इट परफॉर्म डाटा मैनिपुलेशन। अब मॉडल बेस क्या करेगा, जो भी डाटा आपने रूटीन डाटा, नॉन रूटीन डाटा आया है उसको मैनिपुलेट करेगा, चेंज करेगा, हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट करेगा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, ठीक है।
इट परफॉर्म डाटा मैनिपुलेशन, मतलब चेंज करेगा डाटा को, एंड कंप्यूटेशन करेगा विद डाटा प्रोवाइडेड टू इट बाय द यूजर एंड डाटाबेस। यूजर डाटा को डालेगा, वन और मोर डाटाबेस से डाटा आएगा, ठीक है। मॉडल बेस इनको मैनिपुलेट करेगा, चेंज करेगा, कंप्यूटेशन करेगा, हमें डिसाइड कराने में हेल्प करेगा। तीन चीज़ थी, सिंपल, खत्म। अब आता है हमारा फ्रेमवर्क ऑफ डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के 4 फेसेस होते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ डीएसएस, ठीक है, 4 फेसेस होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द फेसेस ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। फेसेस याद रखना, फेसेस के नाम से क्वेश्चन आएगा। फेसेस ऑफ डीएसएस, तो पहला है ये, इनको सीक्वेंस में याद करना। पहला इंटेलिजेंस लिखा तो इंटेलिजेंस ही लिखना, दूसरा डिसीजन, तीसरा चॉइस और चौथा इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये फेसेस हैं, इसका सीक्वेंस चेंज बिल्कुल मत करना, ठीक है। इंटेलिजेंस में बोला गया क्या, सर्चिंग फॉर कंडीशन दैट कॉल फॉर डिसीजन। बोले तो भाई पहले प्रॉब्लम सर्च करो कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम सर्च होगी, उसका डिज़ाइन करो। डिज़ाइन कैसे करना है कि भैया, डिज़ाइन करो कि हमें अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, उसको डिज़ाइन कर दो। हमारी जो प्रॉब्लम है उसको डिज़ाइन करो और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की तरफ भागो। फिर जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसको चॉइस करो, बेस्ट कौन सा उसको चॉइस करो, चॉइस करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। फिर से समझाता हूँ। सपोज पहली चीज़ है कि भाई अपने को प्रॉब्लम क्या है वो बताओ, प्रॉब्लम के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं वो बताओ, बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को चॉइस कर लो, उसके बाद इम्प्लीमेंट कर लो अपना जो सॉल्यूशन लगा। सिंपल सी 4 है। अब इसके पूरा का पूरा एज इट इज उठाना है इसको। सर्चिंग फॉर कंडीशन दैट कॉल फॉर डिसीजन, लिख लेना आप। इंटेलिजेंस बोले तो भैया प्रॉब्लम को सर्च करो। दूसरी डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन में क्या लिखना है, इन्वेंटिंग, डेवलपिंग एंड एनालाइजिंग पॉसिबल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसको डिज़ाइन कर लो, ठीक है। चॉइस बोले तो सिलेक्ट कर लो अब बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। इम्प्लीमेंट कर दो, अडॉप्ट द सिलेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन इन डिसीजन सिचुएशन, मतलब भाई उस इसको इम्प्लीमेंट कर दो। बस 4 फेसेस होते हैं, खत्म। आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट, ये नहीं पढ़ना है। एक और क्वेश्चन है, लास्ट है डीएसएस का, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डीएसएस हेल्प द यूजर। डीएसएस कैसे हेल्प कराता है यूजर को, क्वेश्चन। इट डीएसएस हेल्प्स इन व्हाट इफ सिनेरियो, ये लिख दो आप, इतना लिखना है, यहाँ पे लिखना इट हेल्प्स इन व्हाट इफ सिनेरियो। अब क्या करें इस सिनेरियो में, ये डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है, मैनिपुलेट करता है डाटा, डायरेक्टली चेंज करता है डाटा को, सिंपल बनाने की कोशिश करता है डाटा को। और ये इसको लिखना हेल्पफुल टू मेक नॉन रूटीन डिसीजन। रूटीन डिसीजन बोले तो डेली बेसिस पे हम जो डिसीजन लेते हैं उसको रूटीन डिसीजन बोलते हैं। नॉन रूटीन डिसीजन जो हम बहुत कम रेयर केसेस में लेते हैं, ठीक है। हेल्पफुल टू मेक नॉन रूटीन डिसीजन। चौथा, स्लॉट इन द डाटा फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस से डाटा लेके आता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। हेल्प करते हैं। 4 हिडन क्वेश्चन है, आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। डीएसएस किस किस चीज़ों में हेल्प करता है, व्हाट इफ सिनेरियो में हेल्प करेगा, डाटा को मैनिपुलेट करने में हेल्प करेगा, नॉन रूटीन डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, एक्सटर्नल सोर्सेज से डाटा लाने में हेल्प, ठीक है। सिंपल, खत्म हो गया हमारा डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब इसके बाद बता क्या है, ईएसएस, और बोल सकते हैं ईआईएस, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। लास्ट वाला है, हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है, अंतिम सांसें ले रहा है लेक्चर, ठीक है। ईआईएस, सॉरी, इसको ईएसएस भी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ठीक है सर। ईआईएस एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसकी मीनिंग वगैरह, आओ नीचे आओ नीचे आओ, ये दे रखा हुआ है। ईएसएस या फिर ईआईएस, दोनों को बोल सकते हैं। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं ईआईएस, या फिर एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम ईएसएस, ठीक है। इस नाम से पूछा जाता है, ये हाईलाइट कर देता हूँ, दोनों में से किसी नाम से भी आ सकता है, ईएसएस ईआईएस, ठीक है। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ईआईएस क्या होता है, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इट इज एबल टू लिंक द डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, to provide the amount and kind of information executes find useful। ये जो सिस्टम है इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस के डाटा को लिंक करता है, बोले तो लेके आता है, और हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्यों, हमें कुछ डिसीजन लेना है उसलिए। इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके नाम में लिखा हुआ कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज बोले तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की इंफॉर्मेशन, बाहर की इंफॉर्मेशन को लिंक करता है और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिसीजन लेने के लिए। सिंपल सी 2 लाइन में इसको लिख देना, ठीक है। इट इज एबल टू लिंक दी डाटा, डाटा को लिंक करने में सक्षम है, काम करता है, हेल्प करता है, फ्रॉम दी वेरियस सोर्सेज, जैसे कि इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, टू प्रोवाइड दी अमाउंट ऑफ
अमाउंट एंड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट्स फाइंड यूजफुल भी जाने दो तेल लेना, ठीक है, इतना लिख दो, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट्स, ठीक है, इतना लिखो बस। इसकी मीनिंग हो गई। एक और क्वेश्चन भयंकर वाला, कंपोनेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्जीक्यूटिव नहीं सॉरी एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम बोल दो या फिर एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS, ठीक है। ये नवंबर 19 में आया, मई 16 में आया, आने के चांसेस रहते, पढ़ लो, ठीक है, छोड़ के मत जाना, पढ़ना है, पास होना है इस बार, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ EIS, कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन तीनों क्वेश्चन को लिंक कराऊंगा एक जगह, मैं आपको एक जगह लेके जाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चीज़ करा दूंगा आपको, ठीक है। तो इसको अभी पढ़ के रीड करके छोड़ देना, आगे जाके मैं अभी हाईलाइट करो, नोट्स बनाओ, लिख के रखो, याद जब करेंगे ना एक जगह लिंक कर लेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ दो क्वेश्चंस और पढ़ने, मतलब टोटल इनके तीन क्वेश्चंस हैं। पहला क्या, कंपोनेंट्स ऑफ EIS, कंपोनेंट्स ऑफ EIS पढ़ेंगे अपन आगे जाके, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया, इसी लेक्चर में पढ़ाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन है, तो एक जगह जाके समअप कर दो, आराम से अपन कर लेंगे, नहीं तो फिर क्या कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम वाले दिन। कंपोनेंट्स ऑफ EIS की जगह अपन कंपोनेंट्स ऑफ EIS लिख के आए, कोई चांसेस नहीं छोड़ना फेल होने का, अपने को पास होना है, ठीक है सर। तो इसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर इंटरफेस एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के चार कंपोनेंट होते हैं। हार्डवेयर रहेगा इसके अंदर, सॉफ्टवेयर रहेगा, यूजर इंटरफेस रहेगा, टेलीकम्युनिकेशन। अब हार्डवेयर में वही नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ ली अपन ने भाई, CPU, स्टोरेज डिवाइसेस, फाइल आउटपुट डिवाइसेस एक्सेट्रा, जो मैंने पढ़ाया था ना, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो आप इसमें हार्डवेयर के अंदर लिख सकते हो। सॉफ्टवेयर भी सेम है, सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम लिखाया हुआ, तो वो लिखना वो लिख दो, बाकी ये हाईलाइट करा है, ये लिखना ये लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि भाई सॉफ्टवेयर में क्या प्रोवाइड कर सकते हो, ये चार्ट बना देगा सॉफ्टवेयर हमारे लिए, मैप्स बना देगा, डायग्राम्स बना देगा, ठीक है, एक्सेट्रा। यूजर इंटरफेस, जो बंदा सॉफ्टवेयर को चलाएगा, इट इंक्लूड्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स by which pupil interact with the machine, pupil interact with the machine, मशीन के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हार्डवेयर बोले तो अपन कीबोर्ड हुआ, माउस से इनसे इनपुट देते हैं अपन। सॉफ्टवेयर बोले तो भाई प्रिंटर हुआ, या फिर जो हमारी स्क्रीन हुई वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ कंपोनेंट्स जिससे प्यूपल क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा सिस्टम से, बोले तो मशीन से, ठीक है, यूजर इंटरफेस। टेलीकम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 3 मैंने कितने अच्छे से पढ़ाया, टेलीकम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह आपको इंफॉर्मेशन डाटा ट्रांसमिशन करना, उसको टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं, सिंपल। तो बोला गया ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन रिलायबल नेटवर्क सिस्टम, उसको बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन। ये चार कंपोनेंट्स थे EIS के, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर इंटरफेस एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये लास्ट पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट फोर्थ का खत्म होता है, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे पार्ट टू, ठीक है, और इसको मैं एक जगह आपको समाप्त करा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है सर। ये ख़त्म हो चुका है हमारा, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, पहुँचाओ उन तक, लास्ट अटेम्प्ट है, आपको भी पास होना है और आपके दोस्तों को भी पास होना है, ठीक है सर। शेयर करो वीडियो और आराम से मस्त पास हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।